अब आगे सिया का मन नहीं था, पर वो करती भी क्या, इसलिए कुशा के साथ चली जाती है। सिया राधिका जी के पास जाती है। राधिका जी सिया को देख बोली, बेटा तुम आ गई। अब तुम कैसी हो? सक्षम ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम आराम करने चली गई थी। सिया बुझी हुई आवाज में बोली, ठीक हूं मां। राधिका जी बोली, नैना की विदाई के बाद हम भी निकाल जाएंगे। तभी वहां सुबह आती है और राधिका जी से बोली, आंटी कुशाग्र कहाँ है? वो कल रात से दिखे नहीं। राधिका जी बोली, बेटा मुझे नहीं पता, सिया को पता होगा, मैं अभी आती हूँ, इतना बोल वहां से चली जाती है। सुबह सिया को देखती है, पर कुछ भी नहीं बोलती है। वही कुशा सुबह को देखती और बोली, तो क्या पूछ रही थी तुम? भाई कहाँ है? अगर तुम्हें बता दिया ना तो खड़े खड़े तुम्हें अटैक आ जाएगा, इसलिए मेरी मानो तो तुम मेरे भाई से दूर ही रहो, वरना एक दिन तुम ऐसे गायब होगी कि तुम्हें लोग पूछते रह जाएंगे, पर किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा। वो क्या है, मेरे भाई का दिमाग गर्म, और अगर तुम जलना नहीं चाहती हो, इसलिए मेरी बातों के बारे में अच्छे से सोचना और विचार करना। पुरानी दुश्मन होने के नाते चेतावनी दे रही हूं, मानना और ना मानना तुम्हारी मर्जी। कुशा की बातों को सुन सुबह गुस्से से उसे घूरती है और कुछ भी बोले बिना वहां से चली जाती है। वही ये सब देख कुशा मुस्कुरा देती है। सिया बोली, ये तुम क्या बोल रही थी? कुशा, जो सच है वही बोल रही थी, और तुम्हें इस वक्त भाई किसी और ही काम में बिजी है, वरना अभी को इसका काम तमाम हो चुका होता, और अगर इसकी हरकतें ऐसी ही रही तो वो दिन जल्दी ही आने वाला है। कुशा की बातों को सुन सिया बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कुशा बोली, अच्छा ये सब छोड़ो और तुम बताओ, तुम अचानक कल कहाँ चली गई थी? सिया कल की बातों को याद कर उदास हो जाती है और बोली, कहीं नहीं, फिर कभी बताऊंगी। सिया की उदासी को समझते हुए कुशा बोली, कोई बात नहीं, जब मन करे तभी बता देना। सिया हाँ में सर हिला देती है। इस तरह काफी देर हो जाती है, और अब सभी नैना की विदाई की तैयारी करने लगते हैं। करीब 2 घंटे सभी फुर्सत हो जाते हैं, और अब सब निकलने की तैयारी करने लगते हैं। सिया कुशाग्र को लेकर परेशान थी। सभी सामान पैक कर नीचे लाते हैं। सक्षम सभी का सामान कार में रख देता है। राधिका जी नैना के माता पिता से मिलकर निकलने को बोलती है, और अब संजय, सूरज और सुभी भी निकलने के लिए तैयार थे। सिया सक्षम को देखते हुए बोली, कुशाग्र जी कहाँ है? सक्षम ने कहा, मैंने कॉल किया है, वो आते ही होंगे। सिया हाँ में सर हिला देती है। सिया गाड़ी के पास खड़ी इधर उधर देख रही थी। तभी उसके पास समर आता है और बोला, हाय सिया, तुम मुझे नाराज हो? सिया समर को देखती है और बोली, कल जो भी हुआ उसे आप और भूल जाए तो दोनों के लिए अच्छा होगा। और एक बात मुझे लगता है, हमारी दोस्ती यही तक थी। सिया की बातों को सुन समर ने कहा, पर सिया बीच में ही बोली, पर कि अब कोई जरूरत नहीं है। आपने कल जो भी किया उसके बाद मुझे नहीं लगता हम आगे दोस्त रह पाएंगे, और जब अब इस रिश्ते को खत्म करना ही सही होगा। मुझे उम्मीद है हम दोबारा कहीं नहीं मिलेंगे। इतना बोल सिया वहां से जाने लगती है। तभी उसकी नजर कुशाग्र पर जाती है, जो उसी को देख रहा था। कुशाग्र को देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो दौड़ते हुए कुशाग्र के पास जाती है और बोली, आप आ गए। कुशाग्र सिया और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सक्षम के पास चला जाता है। कुशाग्र ऐसे जाना सिया को अच्छा नहीं लगता है। सिया कुशाग्र को देखती है। वही कुशाग्र सिया की तरफ पीठ किए खड़ा था, और गाड़ी के मिरर से सिया को देख रहा था। सिया की नजरें कुशाग्र पर थी। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, आज से तुम्हें सिया, कुशा और माँ का ध्यान रखना है, बाकी मैं देख लूंगा। सक्षम ने कहा, ओके सर। कुशाग्र, चलो अब चलाते हैं। इतना बोल गाड़ी के फ्रंट गेट को खोल बैठ जाता है, और वहीं से सिया को देखता है। सिया की आंखों में आंसू थे। कुशा सिया के पास आते हुए बोली, क्या हुआ? सिया आंसू को छुपा लेती है और बोली, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। कुशा हाँ में सर हिला देती है। राधिका जी तानिया को देखते हुए बोली, बेटा चलो चलते हैं। तानिया ने कहा, आंटी आप लोग निकालिए, मैं दूसरी कार से आऊंगी। राधिका जी बोली, पर क्यों? साथ में चलो। तानिया बोली, ओह मुझे कुछ काम करवाना है, अर्जेंट है, इसलिए आप चलाए, मैं आ जाऊंगी, और आप परेशान मत होइए, मैं कॉल करती रहूंगी। राधिका जी कुछ बोलती तभी तानिया बोली, आंटी मैं आ जाएंगी। राधिका जी बोली, अच्छा ठीक है, ध्यान से आना। तानिया हमें सर हिला देती है। अब सभी कार में बैठ जाते हैं। सिया कुशाग्र को देखती है। वो आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए बैठा था। सक्षम कार ड्राइव कर रहा था। सभी वहां से घर के लिए निकाल जाते हैं। शादी में सभी थके हुए थे। राधिका जी और कुशा सो जाती है।
वही सिया एक नजर कुशाग्र को देखती है, फिर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगती है। वही कुशाग्र शीशे से एक टक सिया को देखता है। उसे उदास देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह कई घंटे ड्राइव के बाद कुशाग्र कार ड्राइव करने लगाता है। 9 घंटे ड्राइव करने के बाद सभी घर पहुंच जाते हुए सभी सो रहे थे। कुशाग्र हॉर्न मरता है, जिसकी आवाज से सभी उठ जाते हैं। कुशा घुरकर कुशाग्र को देखते हुए बोली, भाई कहीं तो कुछ नॉर्मल करिए। आपको पता है आपकी हरकतों से सभी को प्रॉब्लम होती है। कुशाग्र ने कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हें या किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये तुम्हारी और उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इतना बोल कार से उतर जाता है और चला जाता है। कुशा घुरकर देखते हुए बोली, दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, मैं अपने आसपास ही रखती हूँ। इतना बोल कार से उतार जाती है। बाकी सब उतार जाते हैं। सक्षम सभी के सामान को अंदर रखते हुए राधिका जी से बोला, माँ अब मैं चलता हूँ। राधिका जी बोली, बेटा रात काफी हो गई है, आज यही आराम कर लो, कल चले जाना। सक्षम मना करता है, पर राधिका जी के कई बार बोलने पर उसे उनकी बात माननी ही पड़ती है। सभी चेंज कर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। सिया कमरे में आती है तो देखती कुशाग्र बाथरूम में सवार ले रहा था। सिया थकी हुई थी, इसलिए बेड एक साइड लेट जाती है और कुशाग्र के निकलने का वेट करने लगती है। सिया वेट करते हुए सो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है। वही आधे घंटे बाद कुशाग्र बालों को पोंछते हुए बाहर आता है तो देखता है सिया गहरी नींद में सो रही थी। कुशाग्र सिया को देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसके पास आकर उसके गाल पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बोला, लगता है बहुत ज्यादा थक गई हो। इतना बोल उसके माथे को चूम लेता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और शर्ट पहनते हुए वहां से चला जाता है। कुशाग्र 2 कदम जाता है कि सामान्य सक्षम को देखता है। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, सर आपने सही कहा था, कार में हिडन कैमरा लगा हुआ है और इसे लगाने वहां हमारे बीच का ही कोई है। कुशाग्र ने कहा, कैमरा को हटाना मत, उसे वही रहने दो और कल एक मीटिंग रखो। रितेश को बताना देना, मुझे सभी गार्ड उस मीटिंग में चाहिए। और एक बात पता करो, इस वक्त तानिया कहाँ है, किसके साथ है। सक्षम ने कहा, ओके सर, काम हो जाएगा। इतना बोल सक्षम वहां से चला जाता है। वही कुशाग्र घर से एकांत वाले कमरे में चला जाता है। इस तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह सिया आंखें खोलती है। वो कमरे में अकेली थी। वो तैयार होकर नीचे आती है और देखती है वहां भी कोई नहीं था। सिया पूजा घर में चली जाती है और साफ करने लगती है। कई दिनों बाद आने से वो हर चीज को अच्छे से साफ कर रही थी। सिया पूजा करती है और फिर सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। राधिका जी नीचे आती है और सिया को देखते हुए बोली, बेटा तुम उठ गई। सिया बोली, माँ कल जल्दी सो गई थी, इसलिए नींद खुल गई। तभी कुशा दौड़ते हुए नीचे आती है और बोली, सिया सिया। कुशा की तेज आवाज सुन राधिका जी और सिया कुशा को देखती है। कुशा बोली, यार हम एग्जाम के बारे में भूल ही गए थे, इन सब में कि कल हमारा पहला पेपर है। सिया बोली, मुझे सब याद है, भूली तुम थी, मैं नहीं। कुशा सिया को देखते हुए बोली, अच्छा इसका मतलब तुमने तैयारी कर ली। सिया बोली, कैसी बात कर रही हो, मैंने भी तो तुम्हारे साथ ही थी, मैंने कब तैयारी। मैं ये बोल रही हूँ, मुझे याद है कि कल हमारा पेपर है, पर मैंने पढ़ा कुछ नहीं है। कुशा बेचारा सा मुंह बना लेती है और बोली, अब हम क्या करेंगे। राधिका जी मुस्कुरा देती हैं और बोली, बेटा इसमें घबराने की क्या जरूरत है, आज का पूरा दिन है, आराम से रिवीजन करो, सारा काम मैं कर लूंगी। कुशा राधिका जी पीछे से गाले लगाते हुए बोली, मेरी प्यारी माँ आप बहुत अच्छी हो। कुशा की बातों को सुन तीनों मुस्कुरा देती हैं। तभी तानिया ने अपने सामान को अंदर लाते हुए बोली, क्या बातें हो रही है। तानिया की आवाज सुन राधिका जी मुस्कुरा देती हैं। वही सिया और कुशा उसे देख ज्यादा खुश नहीं होती हैं। राधिका जी बोली, बेटा तुम इतना लेट। तानिया, सॉरी आंटी, मैं अपने दोस्तों के साथ थी इसलिए लेट हो गया, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इतना बोल ऊपर चली जाती है। सभी अपने काम को करने लगते हैं। इस तरह धीरे धीरे रात हो जाती है। सिया पढ़ाई कर रही थी पर बार बार कमरे की गेट की तरफ देखती है। काफी रात हो गई थी पर कुशाग्र नहीं आया था। तभी गेट खुलता है। कुशाग्र को देख सिया के चेहरे पर मुस्कान थी। सिया बेड से उतर दौड़ते हुए कुशाग्र के पास आती है और बोली, आप आ गए। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है। सिया कुशाग्र के हाथ से उसके कोट को लेने लगती है। तभी कुशाग्र हाथ दिखाकर उसे रोक देता है और बोला, प्लीज सिया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिया उदास हो जाती है पर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, हम बात कर सकते हैं।
कुशाग्र सिया की तरफ देखे बिना बोला, नहीं, और तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट है तो तुम उनमें ध्यान दो, इन सब में नहीं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया जैसे कुछ बोलने वाली होती है। तभी कुशाग्र ने आगे कहा, जो भी बात करनी है पेपर के बाद, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना बोल कुशाग्र बाथरूम में चला जाता है। सिया कुशाग्र को देखती रह जाती, थोड़ी देर वही खड़ी रहती है। उसे रोना आ रहा था पर खुद को शांत किए हुए थी। वही कुशाग्र बाथरूम में सवार के नीचे खड़ा सिया के उदास चेहरे को याद कर बेचैन हो रहा था। कुशाग्र खुद को मिरर में देखते हुए बोला, बस कुछ वक्त की दूरी, मुझे पता है आसान नहीं है, पर सब कुछ ठीक करने के लिए ये जरूरी है। यहाँ सिया का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। सिया अपनी किताबों को उठाकर कुशा के पास आ जाती है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, क्या हुआ तुम यहाँ? सिया चुपचाप बैठी थी, कुछ बोलती ही नहीं है। कुशा सिया का हाथ पकड़ उसे हिलाते हुए बोली, सिया सिया। सिया अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कुशा को देखती है। कुशा उसे घुरकर देखते हुए बोली, अब बताओ क्या हुआ है? सिया बोली, यही तो पता नहीं है। कुशाग्र का बिहेव मुझे समझा ही नहीं आता है। ना बात करते हैं और ना कुछ बोलने देते हैं। हमारी लड़ाई कई बार हुई, मैंने उनका दिल भी दुखाया, पर वो कभी मुझे इतना नाराज नहीं हुए कि बात ही ना करे। पक्का कुछ बहुत बड़ी बात है। सिया की बातों को सुन कुशा उसे शांत कराते हुए बोली, सिया तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी होता तो भाई तुम्हें जरूर बताते। सिया कुशा के हाथ को पकड़ लेती है और बोली, कुशा तुम सच सच बताना, तुम्हें कुछ भी पता है इन सब के बारे में? तुम मुझे बता दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, प्लीज। सिया के चेहरे को देख कुशा को अच्छा नहीं लगता है। कुशा बोली, सिया मुझे कुछ भी नहीं पता है, और तुम भाई को जानती हो ना, वो किसी से कुछ भी नहीं बताते हैं, मुझे कैसे बताएंगे? सिया बोली, हाँ मुझ तुम पर पूरा यकीन है, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो। कुशा हाँ में सर हिला देती है और पढ़ने लगती है। वही सिया अपनी बेचैनी को छुपाते हुए पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगती है। वही कुशाग्र बाहर आता है तो देखता है सिया वहां नहीं थी। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है, बालों को पोंछ रहा था, तभी सक्षम के मैसेज को अपने मोबाइल में देखता है। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। इस तरह रात निकाल जाती है। अगली सुबह सिया और कुशा अपने पेपर देने जाती है। कुशाग्र और सक्षम भी ऑफिस के लिए चले जाते हैं। सिया कुशा पेपर देकर क्लास से बाहर निकालती है। कुशा बोली, यार ये तो कैसे में से निकाल जाएगा, अगले पेपर के लिए मेहनत करनी होगी, वरना रिजल्ट बिगाड़ जाएगा। सिया बोली, तुम ठीक बोल रही, वैसे ये सब तो ठीक, आज कुशाग्र जी नहीं दिखे, वो कहाँ है? कुशा बोली, भाई ने कुछ दिनों की छुट्टी ली है, इसलिए वो ऑफिस चले गए। कुशा की बातों को सुन सिया रुक जाती है और उसे देखते हुए बोली, क्या? सिया की तेज आवाज सुन कुशा रुक जाती है और अब उसे होश आता है, उसने क्या बोल दिया। सिया कुशा के पास आते हुए बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता? और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। कुशा थोड़ी देर चुप रहती है और बोली, सिया मुझे भाई ने सुबह ही बताया, और फिर जल्दी में ऑफिस चले गए। सिया कुशा को देखते हुए बोली, तुम्हें और कुछ भी पता है जो मैं नहीं जानती हूँ? कुशा अपने दांत दिखा देती है और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेकार की बातें सोच रही हो, चलो घर चलाते हैं। कुशा की बातों को सुन सिया थोड़ा अजीब लगता है, पर उसे कुशा पर यकीन था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है। इस तरह दोनों घर आ जाती है। धीरे धीरे दिन निकाल जाते हैं। आज सिया और कुशा का लास्ट पेपर था। दोनों बहुत खुश थी। सिया तैयार होती है, वही कुशाग्र अपनी कुछ फाइल को देख रहा था, कहीं जाने की तैयारी में था। सिया कुशाग्र के पास जाती है और उसे देखते हुए बोली, आज पेपर का लास्ट दिन, आपने कहा था पेपर के बाद बात करने के लिए। कुशाग्र नजरें उठाकर सिया को देखता है। सिया कुशाग्र को ही देखती है। कुशाग्र ने कहा, हाँ ठीक है। कुशाग्र के जवाब को सुन सिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। सिया बोली, रात में मिलते हैं, जल्दी आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। इतना बोल अपने बैग को उठाकर जाने लगती है। कुशाग्र सिया को जाते हुए देखता है। तभी सिया रुक जाती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, पक्का आप बात करेंगे ना? कुशाग्र सिया को देखता है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सिया की परेशान आंखों को देखते हुए बोला, आराम से जाना। सिया मुस्कुरा देती है और हाँ में सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। कई दिनों बाद कुशाग्र ने उससे थोड़ी ही सही बात की थी, इसलिए सिया बहुत खुश थी। वही कुशा अपने और सक्षम के लिए मूवी का प्लान बनाया था, और पेपर के बाद वो उसे बुलाकर सरप्राइज देने वाली थी। इन सब के बारे में सोचकर ही वो बहुत खुश थी। दोनों पेपर देने चली जाती है। इस तरह समय कब निकाल जाता है, किसी को पता ही नहीं चला। कुशाग्र भी मीटिंग के लिए जाने लगता है।
तभी सक्षम ने कहा, सर आपका अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कुशाग्र, नहीं तुम सिया और कुशा का ध्यान रखना, मैं आता हूँ। सक्षम ने कहा, पर सर इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले एक बार सोच लीजिए, प्रॉब्लम हो सकती है। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, रिस्क तो लेना पड़ेगा, वरना इतने दिनों की मेहनत खबर हो जाएगी। सक्षम पर सिया माँ और कुशा को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कुशाग्र एक गहरी सांस लेता है और बोला, तुम हो ना, सब संभला लेना। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, और सिया? कुशाग्र सक्षम को देखता है और बोला, उससे बोलना मैं अपने वादे को जरूर पूरा करता हूँ, वो समझ जाएगी। इतना बोल कुशाग्र अपनी कार में बैठ वहां से निकाल जाता है। सक्षम उसे जाते हुए देखता रहता है, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। सक्षम के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे वो छुपने की कोशिश कर रहा था। यहाँ सिया को अजीब सी बेचैनी हो रही थी, रह रहकर उसे कुशाग्र का ख्याल आ रहा था। एक एक मिनट मुश्किल से कट रहे थे। यहाँ कुशाग्र की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो खुद को शांत रखने को हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं उसे सिया का ख्याल बार बार बेचैन कर रहा था। कुशाग्र गाड़ी को रोक देता है और अपने मोबाइल को देखता है, जिसमें सिया की फोटो लगी थी। उसकी फोटो को देखते हुए कुशाग्र की आंखों से आंसू बह जाता है। वो खुद को शांत करता है और सिया के मोबाइल का नंबर डायल करता है। रिंग जाती है पर कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। कुशाग्र फोन रखते हुए बोला, शायद बात करना किस्मत में नहीं। इतना बोलकर स्टार्ट कर देता है और खाली सड़क में कार को दौड़ा देता है। कार अपनी स्पीड में थी। यहाँ सिया और कुशा पेपर देकर बाहर आती है। कुशा बोली, सिया मुझे सक्षम के साथ मूवी देखने जाना है, क्या तुम आज अकेले घर चली जाओगी? सिया बोली, ओके, मुझे भी जल्दी घर जाना है और बहुत सारी तैयारियां भी करना है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, तैयारी किस लिए? सिया मुस्कुराते हुए बोली, अपने रूठे पतिदेव को मनाने के लिए। 2 हफ्ते से हमने बात नहीं, आज बहुत सारी बातें करनी है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, ऑल द बेस्ट, मैं चलती हूँ। इतना बोल कुशा वहां से मॉल के लिए निकाल जाती है। वही सिया घर के लिए चली जाती है। सिया बहुत खुश थी। उसे बेचैनी हो रही थी, पर कुशाग्र से बात करने के ख्याल से वो इतना खुश थी कि सब कुछ इग्नोर कर देती है। सिया घर आती है तो देखती कोई नहीं था। घर में सिया अपने रूम जाती है और कपड़े चेंज कर नीचे आती है और कुशाग्र के फेवरेट खाने को बनाने लगती है। वही दूसरी तरफ कुशा टिकट खरीद कर सक्षम को कॉल करती है। सक्षम कॉल उठाते हुए बोला, हाँ बोलो। कुशा, आप क्या कर रहे हैं? सक्षम ने कहा, तुम्हें काम है कुछ? कुशा बोली, हाँ मैं यहाँ मॉल में हूँ, क्या आप आएंगे? सक्षम अपने सामने लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए बोला, नहीं मुझे अर्जेंट काम है, तुम वहां से अभी के अभी घर के लिए निकाल जाओ। कुशा बोली, पर? सक्षम कड़े शब्दों में बोला, पर वर कुछ नहीं, चुपचाप घर जाओ। इतना बोल कॉल कट कर देता है। कुशा फोन को देखती है और मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा जी, तुमको आना तो पड़ेगा। इतना बोल सक्षम को दोबारा कॉल करती है। सक्षम नहीं उठता है। कुशा फिर करती है। इस बार सक्षम उठा लेता है और बोला, मैंने कहा ना घर जाओ। इतना बोला ही था तभी कुशा के चीखने की आवाज आती है, जिसे सुन सक्षम घबरा जाता है। जैसे कुछ बोलता कॉल कट जाता है। सक्षम परेशान हो जाता है और रितेश को देखते हुए बोला, तुम यहां संभालो, मैं आता हूं। इतना बोल दौड़ते हुए वहां से निकाल जाता है। सक्षम कार स्टार्ट कर वहां से मॉल के लिए निकाल जाता है। उसे घबराहट हो रही थी और खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो डरा हुआ था। सक्षम सिया को कॉल करता है। सिया काम करते हुए फोन उठती है। सक्षम अपनी घबराए आवाज में बोला, सिया तुम कहाँ हो? सिया सक्षम की आवाज की घबराहट को महसूस कर लेती है। सिया बोली, मैं घर में हूँ, क्या हुआ? सक्षम खुद को शांत करते हुए बोला, कुछ नहीं, बाद में कॉल करता हूँ। इतना बोल कॉल कट कर देता है। सिया को सब कुछ अजीब लग रहा था। सिया अपने ख्यालों में थी, तभी उसे आवाज सुनाई देती है, वह कितनी अच्छी खुशबू है, क्या बन रहा। उस आवाज को सुन सिया गेट की तरफ देखती है। राधिका जी खड़ी थी। उन्हें देख सिया मुस्कुराते हुए बोली, माँ आप आ गई। राधिका जी अंदर आती हैं और बोली, बेटा आज कुछ स्पेशल है क्या? सिया मुस्कुराते हुए बोली, कुछ स्पेशल नहीं, बस ऐसे ही मैं खुश हूँ इसलिए बना रही हूँ। राधिका जी बोली, तो क्यों ना तुम्हारी खुशी में मैं भी शामिल हो जाऊं और तुम्हारी मदद करूं। सिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। दोनों साथ में बनाने लगती हैं। यहाँ सक्षम मॉल पहुंचता है और दौड़ते हुए इधर उधर भागते हुए कुशा को ढूंढ रहा था। बार बार कुशा को कॉल कर रहा था, पर उसका फोन बंद बता रहा था। सक्षम की घबराहट डर में बदल गई थी। वो कुशा के खोने के ख्याल से ही कांप जाता है।
सक्षम इधर उधर देखा रहा था, तभी उसके कानों में कुशा के चिल्लाने की आवाज पड़ती है, जिसे सुन वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। वहां काफी भीड़ थी, जिसे देख सक्षम धीरे धीरे कदमों से उधर जाने लगता है। सक्षम भीड़ को हटाते हुए देखता है कुशा एक लड़के से लड़ रही थी। सक्षम कुशा को देख सुकून की सांस लेता है। वो पसीने में पूरी तरह से भीग गया था। वो मुस्कुराते हुए कुशा के पास जाता है और उसे सीने से लगा लेता है और बोला, तुमने तो जान ही ले ली थी। कुशा और वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड थे। वो लड़का सक्षम को देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। सक्षम उस लड़के की आवाज अपनी आंखें खोलता है। वही सक्षम की बातों को सुन कुशा खुश हो जाती है। सक्षम कुशा से दूर होते हुए उस लड़के को घूरकर देखते हुए बोला, हु आर यू। वो लड़का गुस्से में बोला, बीच में मत आना, पहले ही इस लड़की ने दिमाग खराब कर दिया है। अब तुम दूर ही रहो तो अच्छा होगा। सक्षम गुस्से से उसकी कलर पकड़ लेता है और बोला, बकवास नहीं, जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ, कौन हो तुम। सक्षम को गुस्से में देख कुशा बीच में आती है और बोली, सक्षम छोड़िए उन्हें, वो हम गलती से टकरा गए थे और कुछ भी नहीं। सक्षम कुशा को देखने लगाता है और बोला, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। अगर इसने कुछ किया तो मुझे बताओ। कुशा कुछ बोलती तभी एक औरत की आवाज आती है, मेरे बेटे को छोड़ो वरना पुलिस बुला दूंगी। उस आवाज को सुन सक्षम एक पल के लिए अपनी जगह में जम जाता है और उस लड़के के कलर को छोड़ पीछे मुड़कर सामने खड़ी लेडीज को देखता है तो बस देखता ही रह जाता। उसकी आंखें बड़ी भी जाती है और कुछ पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। वो लेडी सक्षम को इग्नोर कर उस लड़के के पास आती है और बोली, बेटा तुम ठीक हो ना। लड़का अपनी शर्ट को ठीक करते हुए बोला, यस मॉम, मैं ठीक हूँ। उस लड़के से मॉम सुन सक्षम गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। वो लेडी जैसे कुछ बोलने वाली होती है, सक्षम कुशा का हाथ पकड़ लेता है और बोला, चलो यहाँ से, कुशा को कुछ समझा ही नहीं आता है। वही वो लड़का और लेडी सक्षम और कुशा को जाते हुए देख रहे थे। लड़का कुछ बोलने वाला होता है, तभी वो लेडी बोली, रहने दो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगाते हैं, चलो चले, बड़े अजीब लोग थे। इतना बोल वहां से चली जाती है। वही सक्षम खुद को शांत करता है और कुशा को साइड में ले जाता है और बोला, क्या हुआ था, तुम ठीक हो ना। सक्षम को परेशान देख कुशा अपनी डरी हुई आवाज में बोली, मैं ठीक हूं और कुछ भी नहीं हुआ था। सक्षम कुशा को ध्यान से देखते हुए बोला, तुमने चिल्लाया था क्यों। सक्षम कुशा के जवाब का वेट करता है। कुशा अपनी कांपती आवाज में बोली, ओह, मैंने आपको यहां बुलाने के लिए चिल्लाया था, पर मैं जैसे आपको बताने के लिए कॉल करने वाली थी तभी वो बेवकूफ लड़का मुझसे टकरा गया, जिसकी वजह से मेरा फोन जमीन पर गिर गया और बंद हो गया। मैंने खोलने की कोशिश की पर वो खुला ही नहीं और मैं लड़ने में इतना बिजी हो गई कि आपके बारे में भूल गई। इतना बोल कुशा अपनी नजारे नीचे कर लेती है। सक्षम गुस्से से कुशा को देखता है। कुशा जैसे कुछ बोलने वाली होती है, तभी सक्षम एक जोरदार तमाचा कुशा के गाल में लगा देता है। कुशा एक तरफ झुक जाती है। वो सीधी होती है और सक्षम को देखती है। वहां खड़े सभी लोग उन्हीं को देख रहे थे। सक्षम गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर दिमाग है ही नहीं। जब देखो बेकार की हरकतें करती रहती हो। तुम्हें पता यहां तक आते हुए मैं कितना डर गया था। आइंदा ऐसा मजाक किया तो तुम्हारी जान मैं खुद ले लूंगा। कुशा रोते हुए बोली, सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो थोड़ी देर आपके साथ कुछ वक्त रहना चाहती थी। सक्षम ने कहा, चलो घर। इतना बोल कुशा की बातों को सुने बिना वहां से गेट की तरफ जाने लगता है। कुशा सक्षम को जाते हुए देखती है, फिर अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, जोर से मारा। मिस्टर राजपूत, आज नहीं तो कल इसका हिसाब होगा। इतना बोल सक्षम के पीछे पीछे जाती है। सक्षम बार बार टाइम के देख रहा था। कुशा सक्षम को परेशान देख पूछना चाहती थी, पर उसे अभी कुछ भी बोलने पर डर लग रहा था, इसलिए वो चुप थी। यहाँ राधिका जी सिया खाना बना लेती है और टाइम को देखती है। राधिका जी बोली, कुशा कहाँ है। सिया बोली, माँ वो मॉल गई है, आती होगी। राधिका जी बोली, कॉल करके देखो कहाँ है वो। सिया बोली, जी अभी करती हूँ। इतना अपना मोबाइल लेती है और कॉल करने को खोलती है तो देखती है कुशाग्र का मिस कॉल था, जिसे देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सिया कुशा को कॉल करती, उसका नंबर बंद था। सिया कुशाग्र को कॉल करती है। रिंग जाती, पहले तो नहीं उठाता है, जैसे लास्ट रिंग होती है। कॉल उठ जाता है। सिया बोली, आपने कॉल किया था। कुशाग्र ने कहा, कहाँ हो। सिया मुस्कुराते हुए बोली, घर में। आप कब तक में आएंगे। कुशाग्र ने कहा, जल्दी। सिया कुशाग्र को आवाज को सुनकर बोली, आप ठीक है ना। कुशाग्र, बाद में करता हूँ। इतना बोल अचानक से कॉल कट कर देता है। सिया थोड़ी देर वैसे ही खड़ी रहती है।
उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। सिया अपने हाथों को जोड़ते हुए बोली, भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर दीजिएगा। इतना बोल राधिका जी के पास आती है और जैसे कुछ बोलने वाली होती है, इन्हें तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे 15 से 20 लोग एक साथ अंदर आते हैं। उन आवाजों को सुन दोनों एक दूसरे को देखती हैं और जैसे गेट के पास जाने लगती हैं, तभी एक शख्स उनके सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें देखते हुए बोला, स्वागत नहीं करोगे हमारा? उस शख्स को देख सिया और राधिका जी की आंखें बड़ी हो जाती है। वही उन दोनों को ऐसे देख वो मुस्कुरा देता है और अंदर आते हुए इधर उधर देखता है और बोला, क्या बात, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना बोल आकर सोफे में बैठ जाता है। उसे देख सिया गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकाल जाओ यहाँ से। सिया की बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोला, उफ, ये गुस्सा मुझे पसंद है। पर इतना बोल अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, पर आज नहीं। ऐसा कुछ भी मत बोलना कि तुम्हें पछताना पड़े। वैसे भी अपने घर आने से पहले मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उसकी बातों को सुन सिया और राधिका जी एक दूसरे को देखती हैं, फिर उसे देखते हुए राधिका जी बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? और तुम कौन हो, हमारे यहाँ क्यों आए हो? राधिका जी की बातों को सुन वो शख्स मुस्कुरा देता है। वही सिया और राधिका जी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। दोनों कंफ्यूज खड़ी थी। तभी गेट से आवाज आती है, ये मेरा बेटा है। उस आवाज को सुनते ही राधिका जी पहचाना जाती है और पीछे मुड़कर गेट की तरफ देखते हुए बोली, राजबीर भाई साहब। राजबीर जी अंदर आते हैं और शैतानी स्माइल से उन्हें देखते हुए बोले, मेरा बेटा है वो। राजबीर जी की बातों को सुन राधिका शॉक्ड हो जाती है। राजबीर के साथ 10 से 15 गार्ड अंदर आते हैं। उनमें से 4 जाकर उस शख्स के पीछे खड़े हो जाते हैं और कुछ वही लाइन से खड़े हो जाते हैं। वही सिया और राधिका जी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सिया राधिका जी का हाथ पकड़ लेती है और बोली, माँ। राधिका जी सिया के हाथ को पकड़ उसे अपने पीछे करती हैं और राजबीर जी को देखते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? अबे और इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। कुशाग्र यहाँ नहीं है, जब वो आएगा तब आइएगा। राधिका जी की बातों को सुन राजबीर जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोले, कुशाग्र, ओह मैं तो भूल गया था, वो भी था। पर इतना बोल राधिका जी को देखने लगते हैं। राधिका जी अपनी घबराए आवाज में बोली, था और पर से आपका क्या मतलब है? आपने मेरे कुशाग्र के साथ क्या किया है? राधिका जी की बातों को सुन राजबीर जी मुस्कुरा देते हैं और बोले, मैंने? ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने कभी कुछ नहीं किया, जो भी किया तुम्हारे बेटे ने किया है मेरे साथ, और मैंने सिर्फ उसके कर्मों की उसे सजा दी है। पहले तुम्हारे पति ने जीना हराम किया था और फिर तुम्हारे बेटे ने। मैं तो बस सब्र कर रहा था एक अच्छे मौके की, और आखिरकार वो मौका मुझे मिल ही गया। राधिका जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वही सिया घबराहट में राधिका जी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली, माँ। राधिका जी राजबीर जी को गुस्से से देखती है और बोली, आप जानते हैं ना आप क्या बोल रहे हैं? सोच समझकर बोलिएगा। अगर मेरा बेटा आ गया तो आपकी खैर नहीं। उसके गुस्से का आपको अंदाजा नहीं है, इसलिए चुपचाप अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकाल जाइए। राधिका जी की बातों को सुन सोफे में बैठा शख्स मुस्कुरा देता है और बोला, डैड, चाची जी ने तो डरा दिया। देखिए मैं कांप रहा हूँ। राजबीर जी हंसते हुए बोले, बेटा तुम्हारी चाची ऐसी ही है, तुम पहली बार मिल रहे हो इसलिए पता नहीं है। पर कोई ना, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। इतना बोल राधिका जी को देखते हुए बोले, क्या कहा, तुम्हारा बेटा आएगा? ऐसा अब कभी नहीं होने वाला है। वो अब कभी भी नहीं आने वाला है। राजबीर जी की बातों को सुन सिया शॉक्ड होकर वही जमीन पर बैठ जाती है। राधिका जी सिया को ऐसे देख बोली, सिया सिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये झूठ बोल रहे हैं। राजबीर जी बोले, झूठ हो राधिका, झूठ तो तुम बोलती हो। अपने आप से तुम्हें अच्छे से पता है मैं कैसा इंसान हूं। मैंने अपने भाई पर दया नहीं की, वो तो भाई का बेटा था और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। जिस दिन से इस दुनिया में आया मेरे गाले को हड्डी बना बैठा था। वो कुशाग्र सिर्फ 1 घंटे बड़ा था मेरे बेटे से, और मेरे बेटे के सारे हक उसने उसे छीन लिया था। जैसे छोटा होकर भी तुम्हारे पति ने मेरा हक मुझसे छीन लिया था। हर जगह उसका नाम, उसी तरह हर कोई के मुंह में सिर्फ तुम्हारे बेटे नाम रहता था। मेरे बेटे को कोई देखता भी नहीं था, इसलिए तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का उससे उसका हक छीन रहा था। इसलिए मैंने उसकी सांसें उससे छीन ली, जैसे तुम्हारे पति की छीनी थी। अब कोई किसी का हक नहीं छीनेगा, और अब से इस राठौड़ खानदान और राठौड़ एम्पायर का इकलौता वारिस है मेरा बेटा अखंड सिंह राठौड़ है। राजबीर जी की बातों को सुन राधिका जी गुस्से से खड़ी हो जाती है।
और एक जोरदार तमाचा राजबीर जी के गाल में लगा देती हैं और बोली, बस बहुत हुआ राजबीर सिंह राठौर। भगवान ने बोले के लिए मुंह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। राधिका जी को गुस्से से राजबीर जी देखते हैं और जैसे मारने के लिए हाथ ऊपर करते हैं। तभी अखंड उन्हें रोकते हुए बोला, डैड रुक जाए। अखंड की बातों को सुन राजबीर जी रुक जाते हैं और गुस्से में बोले, इस दो कौड़ी की औरत की इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाए। अखंड राधिका जी को देखता है और बोला, शौक लगा है, अपने बेटे के जाने का इतना तो गुस्सा निकाल ही सकती है। अखंड की बातों को सुन राधिका जी गुस्से में उसे मरने के लिए हाथ उठती हैं। तभी अखंड उनके हाथ को पकड़ लेता है और बोला, आपकी बहू ने ये गलती की थी, उसे छोड़ दिया था। आप ये गलती से मत करिएगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल उनके हाथ को छिटक देता है। राधिका जी गिराने वाली होती हैं। तभी उन्हें दो हाथ पकड़ लेते हैं। राधिका जी नजरें उठाकर देखती है और बोली, तानिया बेटा तुम जाओ यहां से। राधिका जी की बातों को सुन तानिया बोली, आंटी आप ये क्या बोल रही है। राधिका जी बोली, अभी कुछ भी समझने का वक्त नहीं है, तुम जाओ यहां से। तानिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, आंटी आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत है। अगर आपको फिक्र करना है तो अपनी करिए, क्यों आपके साथ ये सब करने वाली मैं ही हूँ। तानिया की बातों को सुन राधिका जी शॉक्ड हो जाती है। तानिया मुस्कुराते हुए अंदर आती है और अखंड के पास खड़ी हो जाती है और बोली, आपके बेटे के साथ जो भी हुआ उसके कर्मों की सजा है। उसने मेरे पापा को मारा था, इसलिए वो ये सजा डिजर्व करता है। तानिया की बातों को सुन राधिका जी बोली, तानिया तुम ये सब बोल रही हो, तुम तो मेरी बेटी की तरह थी। तानिया टेढ़ा मुस्कुरा देती है और बोली, बेटी की तरह थी, बेटी नहीं थी। इसलिए आपके बेटे ने मेरे पापा को मारते समय एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इनकी बातों को सुन सिया बोली, आप सब झूठ बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तो मेरी उनसे बात हुई है। इतना बोल अपने फोन को उठाकर कुशाग्र को कॉल करने लगती है। नंबर बंद बता रहा था। सिया बार बार कॉल कर रही थी। अखंड सिया को देख घुटने के बल बैठ जाता है और बोला, कॉल नहीं लगाने वाला है, क्योंकि 1000 फीट खाई के नीचे गिराने के बाद कोई कभी भी लौट कर नहीं आता है। सिया रोते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता है। अखंड खड़ा हो जाता है और बोला, आप लोगों सबूत चाहिए ना, अभी देता हूं। इतना बोल अपने मोबाइल में किसी को कॉल करता है और बोला, जल्दी से अंदर आओ। इतना बोल कॉल कट कर देता है। अखंड राधिका जी और सिया को देखते हुए बोला, बस कुछ मिनट, उसके बाद सब कुछ आपके सामने होगा। सिया बेसूध सी बैठी थी, वही राधिका जी बोली, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अखंड ने कहा, चाची जी ऐसा मत बोलिए। राधिका जी बोली, मैं तुम्हारी चाची नहीं हूँ, इसलिए बार बार मुझे चाची बोलना बंद करो। मैं जीत और नेहा की चाची हूँ। राधिका जी की बातों को सुन अखंड बोला, वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती है, बस यकीन करना मुश्किल होता है। अखंड की बातों को सुन राधिका जी उसे देखते हुए बोली, बहुत हुआ, जितनी बकवास करनी थी तुमने कर ली, अब मेरे घर से निकाल जाओ, वरना। राजबीर जी हंसते हुए बोले, वरना क्या तुम्हारा बेटा आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, अब वो कभी नहीं आने वाला है। क्यों, इन्हीं आंखों के समाने मैंने उसे मरते हुए देखा है। बेचारा समझ ही नहीं पाया उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसे मेरा प्यारा भाई समझ नहीं पाया था। भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे। इतना बोल हंसने लगते हैं। राधिका जी राजबीर जी को हंसाते हुए देखती है और बोली, तुमने कह दिया और मैं मान गई। बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा बेटा है। तुमने मेरे पति के साथ धोखा किया, अपने झूठ पर उन्हें फंसाया और अच्छा बनाने का नाटक करते हुए उन्हीं के पीठ पीछे उन्हें मारने का जाल बिछाते रहे, और वो तुम्हारे मुखौटे के अंदर छुपे हुए चेहरे देख नहीं सके। पर मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो तुम जैसे को अच्छे से जानता है। उसे जाल बिछाने वाले की नीयत और उससे निकलने का रास्ता अच्छे से पता है। इसलिए तुम भगवान से अपने लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आज तुम्हें बचाने वाला इस दुनिया क्या ब्रह्मांड में भी कोई नहीं है। तुम्हारी पहली गलती यहाँ आने की और दूसरी गलती मुझ पर हाथ उठने के ख्याल को अपने ख्याल में लाने की याद है ना, जब पहली बार हाथ उठाया था तो मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें किसी के सामने नजर उठने के लिए भी नहीं छोड़ा था। अगर मैं और बाबूजी बीच में नहीं आते तो तुम भी आज अपने बेटे जीत की तरह हॉस्पिटल के एक बिस्तर में पैरालाइज होकर पड़े होते, और तुम्हें कोई पानी भी पूछने वाला नहीं होता। राधिका जी की बातों को सुन राजबीर जी गुस्से से बोले, बस तुम्हारे बेटे को जो करना था कर चुका, अब मेरी बारी। उसे भले ही आसान मौत मिली, पर अब उसकी माँ, बहन और बीवी को दुनिया के हर नर्क को भोगना होगा, और उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। अपने हर बदले का हिसाब तुमसे लूंगा, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर, उसी घमंड को अपने जूते से मलूंगा। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ।
और क्या कहा तुमने, मेरा बेटा जीत? इतना बोल हंसने लगते हैं और फिर रुकते हुए राधिका जी की आंखों में देखते हुए बोले, नहीं है। वो तो अनाथालय से गोद लिया हुआ लड़का है, जिसे मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए रखा था। मेरा असली बेटा इस खानदान का वारिस ये है, अखंड सिंह राठौर। इसके जन्म से ही मैंने इसे खुद से दूर कर दिया, जानती हो क्यों? ताकि मेरे साथ जो भी गलत हुआ उसका सारा हिसाब मेरा बेटा ले सके। और उसने ऐसा ही किया। मात्र 11 साल की उम्र में उसने मेरे सबसे बड़े दुश्मन को मेरे रास्ते से हटा दिया और मुझे राठौर एम्पायर का राजा बना दिया। राधिका जी जैसे कुछ समाने की कोशिश करती, तभी राजवीर जी उनकी आंखों में देखते हुए बोले, तुम्हारे पति और मेरे छोटे भाई को मेरे रास्ते से हटा दिया। तुमको, तुम्हारे बेटे को और बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे भाई को मैंने मारा है, पर ऐसा नहीं है। उसे मारने की परफेक्ट प्लानिंग करने वाला मेरा बेटा था। मैं तो बस उसके हर ऑर्डर को माना रहा था। छोटी, जब इतनी छोटी उम्र में उसने वो करके दिखाया जो मैं सोचता ही रह गया। तो तुम्हें लगता है आज उसकी प्लानिंग गलत होगी? इतना बोल हंसने लगते हैं। वही राधिका जी अखंड को देखते हुए बोली, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम तो मेरे कुशाग्र के साथ के हो ना। फिर जिनसे तुम मिले नहीं, जिन्हें तुमने देखा भी नहीं, उनसे इतनी नफरत कैसे और क्यों? अखंड मुस्कुराते हुए एटीट्यूड से बोला, प्यार जैसा आपका बेटा आपके हर सपने और अरमान आपके बिना बोले पूरा कर देता है, उसी तरह मैं भी अपने डैड और मॉम के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपके बेटे की दुनिया आप है, उसी तरह मेरी दुनिया मेरे डैड है। और वो जो चाहते हैं, जैसे चाहते मैं उन्हें वही दूंगा, और उसी तरीके से, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, किसी की जान ही क्यों ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अखंड की बातों को सुन राधिका जी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और बोली, सच कहते हैं लोग, खून अपना रंग दिखता है। और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मेरा बेटा जो बिल्कुल अपनी पापा की तरह है, बस उसे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, मेरी तरह। और तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह घाटिया और चालबाज, जो किसी के सगे नहीं है। अपने भाई की तो छोड़ो, अपने बेटे के भी सगे नहीं हुए। आज उसे अपनी तरह हैवान बना दिया है, जिसे सही और गलत का मतलब भी नहीं पता है, जिसे पता है सिर्फ एक चीज, नफरत, सिर्फ नफरत। इतना बोल रोने लगती है। तभी वहां आवाज आती है, मैं आ गया। उसकी आवाज सुन सभी गेट की तरफ देखते हैं। सिया बोली, समर। समर का नाम सुन राधिका जी बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अखंड ने कहा, बस आपको जितना ज्ञान देना था दे चुकी, अब मेरी बारी। इतना बोल समर को देखता है और बोला, वो वीडियो तुम्हारे पास है, उसे इन्हें दिखा दो। समर एक नजर सिया को देखता है, जो उसी को देख रही थी। समर सिया के पास जाता है और जैसे उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ता है। सिया बोली, सोचना भी मत मुझे छूने की। इतना बोल गुस्से से समर को देखती है। समर अपनी नजर नीचे कर लेता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता है। सिया खड़ी हो जाती है और समर को देखते हुए बोली, आप इतना कैसे गिर सकते हैं? समर ने कहा, सिया मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, पर तुम कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हें सिर्फ कुशाग्र ही दिखाई दे रहा था और उसकी बातें ही सुनाई दे रही थी। तुम्हें पता नहीं है कुशाग्र कितना चालाक है। वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाया हुआ था और मैंने तुम्हें उससे बचना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, ओह सच में, ऐसे इन घाटिया लोगों का साथ देकर कुशाग्र जी क्या है और क्या नहीं, मुझे आपसे तो जानने की जरूरत ना कल थी और ना ही आज है। अरे जिसे खुद नहीं पता सही क्या है और गलत, वो मुझे बचाएगा? बकवास। सिया की बातों को सुन समर ने कहा, ऐसा नहीं है सिया, मैं तो बस। सिया बोली, ओह प्लीज मेरे सामने ये शरीफ बनाने का ड्रामा ना ही करिए तो अच्छा होगा। समर चुप हो जाता है। वो पहली बार सिया को इतने गुस्से में देखता है। वही समर को चुप देख अखंड ने कहा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुम्हें किसी के लिए बुरा फील करने को जरूरत नहीं है। इतना बोल एक नजर सिया को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके गले के मंगलसूत्र और मांग के सिंदूर को देख अखंड की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो गुस्से से सिया को देखते हुए बोला, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ समझकर रखा था। स्टूडेंट और प्रोफेसर का अच्छा ड्रामा किया, पर तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं था। अरे मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था जिस दिन तुमने मुझे छोड़ उस कुशाग्र को चुना था और कसम खाई थी, जितना तुमने ने मुझे तड़पाया है उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें तड़पाऊं। और ये तो उसकी शुरुआत है। अखंड की बातों को सुन सिया अपने आंसू को पोंछती है और बोली, पता जब मैंने आपको मना किया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था आपके लिए, और मैं खुद से पूछती कि मैंने आपको मना कर सही किया है या नहीं। पर इन सब के बीच मुझे आपसे प्यार करना तो दूर, प्यार करने का छोटा सा ख्याल भी नहीं आया। और मेरे मन में जो आपके लिए थी वो सिर्फ दया और सहानुभूति थी। जानते हैं क्यों? उद्धरण चिन्ह।
क्योंकि कुशाग्र जी जैसे भी थे, वो मेरे सामने हमेशा वैसे ही, और आप हमेशा से कपटी और घटिया इंसान थे जो दूसरों के सामने अच्छा बनाने का नाटक करते हैं। आपने अपनी दोहरी जिंदगी को लोगों से छुपाया, इसलिए तो आज आपके पास कुछ भी नहीं है। ना प्यार और ना ही सम्मान। दोनों ही चीज आप दूसरों से छीन रहे हैं। फिर भी मिलने की अभी कोई उम्मीद नजर भी नहीं आ रही है। आप कितनी भी कोशिश करिए, आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। सिया की बातों को सुन अखंड मुस्कुरा देता है और बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पर कोई बात नहीं, बची कूची कसर ये वीडियो पूरा कर देगा। इतना बोल वीडियो ओपन कर देता है। राधिका जी और सिया वीडियो को देखने लगती है। कुशाग्र की गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी। तभी एक ट्रक पीछे से टक्कर मार देता है और अगले ही पल गाड़ी खाई से नीचे गिर जाती है, जिसे देख सिया जोर चिल्लाती है, कुशाग्र जी। राधिका जी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। यहाँ दूसरी तरफ सक्षम कुशा को बाहर ही छोड़कर चला जाता है। सक्षम का ऐसे जाना कुशा को थोड़ा अजीब लगता है। वो बाहर खड़ी उसी रास्ते को देख रही थी जहां से सक्षम गया था। कुशा काफी देर से वही खड़ी थी। सक्षम को गए काफी वक्त हो चुका था। कुशा खुद को शांत करती है और मेन गेट से अंदर आती है। तभी उसकी नजर वहां खड़ी गाड़ियों में जाती है और वो बोली, घर में कौन आया है? इतना बोल दौड़ते हुए अंदर जाने लगती है। यहाँ सिया बेसुध सी खड़ी उसी वीडियो को बार बार देखती है। अखंड वीडियो को बंद करता है और बोला, तो आप लोगों को यकीन हो गया या फिर पूरी मूवी दिखानी पड़ेगी? उसकी भी बेवास्ता है। सिया गुस्से से अखंड को देखती है और एक जोरदार तमाचा अखंड के गाल पर लगा देती है। अखंड गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और गुस्से को अंदर रखते हुए मुस्कुरा देता है और बोला, आसान नहीं है ना ये सब मानना, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त दे सकता हूँ। आखिर तुम इतना बोल सिया के पास जाता है और अपने हाथ को ऊपर उसके चेहरे पर ले जाने लगाता है और बोलने वाला होता है कि तुम मेरा पहला प्यार। इतना बोला ही था कि एक जोरदार लात उसके पेट पर पड़ती है और वो सीधा जमीन पर गिरता। सभी शॉक्ड थे। तानिया गुस्से से बोली, कुशा तुम। कुशा मुस्कुराते हुए सभी को देखती है और बोली, हम देर से आते हैं पर आते जरूर है, और कोई मेरी सिया को मेरे और मेरे भाई के अलावा छुए मुझे बर्दाश्त नहीं। वो क्या है ना, मैं भी सिया को लेकर भाई की तरह ही पॉजिटिव हूँ। इतना बोल मुस्कुराते हुए सिया को देखती है। सिया रोते हुए कुशा के गाले लग जाती है। कुशा सिया को शांत कराते हुए बोली, सिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सिया के मुंह से शब्द ही नहीं निकाल रहे थे, वो रोए जा रही थी। वही राधिका जी भी चुप थी। कुशा कुछ बोलती उससे पहले राजवीर जी गुस्से में बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अबे तुम्हारी अकड़ निकलता हूं। इतना बोल वहां खड़े गार्ड की तरफ इशारा करते हैं और उनमें से एक गार्ड कुशा की तरफ बढ़ता है और जैसे मारने के लिए हाथ उठाता है। कुशा उसके हाथ को हवा में ही रोक लेती है और बोली, अंकल इतनी जल्दी क्या है, मुझे भी अपने असली रूप में आने दो, बस एक मिनट। इतना बोल सिया को साइड करती है और एक जोरदार मुक्का उस गार्ड के मुंह पर मरती है, जिससे वो सीधा जमीन में गिरता है। सभी कुशा का ये रूप देख शॉक्ड थे। वही अखंड खड़ा हो जाता है और अपने पास खड़े गार्ड को देखते हुए बोला, 10 मिनट है तुम लोगों के पास, इस लड़की को मेरे कदमों में झुका दो, वरना तुम सबकी खैर नहीं। सभी गार्ड कुशा को देखते हैं। वही कुशा अखंड की बातों को सुन मुस्कुरा देती है और बोली, क्या यार, इतने दिनों से मेरे साथ हो और मेरे बारे में इतना भी नहीं जानते हो कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, और तुम जैसे गार्ड मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब मुझे पता चला मेरे भाई ने मुझे ये सब क्यों सिखाया है। इतना बोल सभी गार्ड को एक नजर देखती है और बोली, ओके चलो आ जाओ, सिर्फ 10 मिनट है तुम लोगों के पास। कुशा की बातों को सुन उनमें से एक गार्ड कुशा को मारने के लिए आगे आता है। तभी कुशा घुमाकर उसे एक जोरदार लात मारती है। वो गार्ड दर्द से करा हुआ जमीन में पड़ा रहता है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, मेरे टीचर मेरे भाई है, तुम जैसे लोग से कैसे लड़ना है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, इसलिए मुझे कमजोर समझाने की गलती मत करना। इन सब की ट्रेनिंग मैंने बहुत पहले ही ले ली थी। इतना बोल कुशा एक एक मारने लगती है। सिया और राधिका जी शॉक्ड खड़ी थी। वही तानिया और समर को अपनी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। अखंड और राजवीर जी गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद कर कुशा को ही देख रहे थे। उन्हें इस वक्त कुशा में कुशाग्र की छाया दिख दे रही थी। कुशा की लड़ने की स्किल बेस्ट थी। कुशा लड़ रही थी। तभी एक गार्ड कुशा को पीछे से मारने लगता है। कुशा उसके अक्स को शीशे में देख हट जाती है। वही सिया और राधिका जी जोर से चिल्लाती है, कुशा। कुशा हटाते ही एक जोरदार लात उसके पीठ पर मरती है, जिससे वो सीधा अखंड के पैरों में गिरता है।
वही कुशा मुस्कुराते हुए सिया और राधिका जी को देखती है और बोली, जेस चिल लेडीज, मेरे भाई ने मुझे सिखाया है ये सब। इतनी आसानी से कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है, और ना ही मेरे अपनों को। इतना बोल गुस्से से अखंड को देखती है। अगले 8 मिनट में सारे गार्ड जमीन में गिरे दर्द से तड़प रहे थे। कुशा हाथ में पहनी घड़ी को देखते हुए बोली, 2 मिनट बचे हैं। कहो तो। इतना बोल हाथ की उंगलियों को फोड़ते हुए तानिया को देती है। तानिया घबराए नजरों से कुशा से दूर जाती है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, तो वरना क्या करने वाले थे तुम? अखंड गुस्से से खड़ा होता है और बोला, इन 4 लोगों को मारकर खुद को तोप समझ रही है, और जिसके दम में उछाल रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं वो कहाँ है। कुशा बोली, ओह रियाली, ये सब देखने के बाद तुम ये बातें बोल रहे हो? जब तुम्हारे ये गार्ड मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तुमको लगता है मेरे भाई का कुछ बिगाड़ पाएंगे? कुशा की बातों को सुन अखंड ने कहा, बहुत बोलती हो तुम। ज्यादा बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। कुशा बोली, सच बोलती हूं ना, इसलिए तुमको बुरी लगती है, और तुम्हारे पसंद और नापसंद से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब चुपचाप बताओ, ये बेवकूफों की टोली यहां लेकर क्यों आए हो? अखंड मुस्कुराते हुए कुशा को देखता है और बोला, क्या बात है, 4 लोगों को हरा क्या दिया, तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। कोई बात नहीं, अभी दिखा देता हूं। इतना बोल तेज आवाज में बोला, गार्ड्स अंदर आओ। अखंड ने इतना बोला ही था कि 30 से 40 गार्ड अंदर आ जाते हैं। सिया और राधिका जी कुशा के पास चली जाती, सभी उन्हें घेर लेते हैं। कुशा अपनी मुट्ठी को बंद करती है और गहरी सांस लेती है और अखंड को देखते हुए बोली, 10 हो या 30 मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और इस झुंड से मैं डराने वाली नहीं हूँ। शेर की बेटी ही, और बाबर शेर की बहन हूँ। शिकार किए बिना हार मैं नहीं मनाने वाली हूँ, और एक बात, इनके बाद तुम्हारा नंबर है। इतना बोल अपने चारों तरफ देखती है। सभी कुशा को घूरकर देखते हैं। राजवीर जी राधिका जी को देखते हुए बोले, बेटा पहले खो चुकी हो, अगर बेटी नहीं खोना चाहती है तो उसे हमारे सामने झुकने को बोल दो, वरना। कुशा एक नजर राधिका जी को देखती है और फिर राजवीर जी को देखते हुए बोली, क्या बात, आपने पूरी जिंदगी जो खुद किया है वही मुझे करने की सलाह दे रहे हैं? बड़े ही बेशर्म है आप। यकीन मानिए, आप जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखता। कुशा की बातों को सुन अखंड गुस्से में बोला, बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। अब एक शब्द भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम इन 40 लोगों को हरा सकती हो? एक बार सभी को गौर से देखो और फिर खुद को देखो। इनके सामने तुम 5 मिनट भी टिक नहीं सकती हो। इसलिए ये बेकार की जिद छोड़ दो, और अपने घुटनों को हमारे समाने टेक लो, वरना तुम बहुत पछताओगी। कुशा हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, अच्छा, तुमने सही कहा, मुझे और इनमें बहुत फर्क है। शायद इस बार मैं लाडू तो हार जाऊं, पर बिना कोशिश करे हार नहीं मनाने वाली। उद्धरण चिन्ह। और दूसरी बार तुम्हारी औकात इस वक्त मेरी नजरों में मेरे जूते के नीचे है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगी? तुम्हें अभी मेरे बारे में अंदाजा नहीं है। यहां खड़े खड़े 1 सेकंड में तुम्हें बर्बाद कर सकती हूं। जिस शतराज के खेल का खुद को किंग समझ रहे हो, उसके तुम सिर्फ एक मोहरे हो। तुम्हें खुद पता नहीं है इस वक्त तुमने जो चाल चली है उसमें तुम्हें जीत मिलेगी या मात। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं, इंसान को सब्र और धैर्य से काम करना चाहिए। पर तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे पीछे जिस बुजुर्ग का हाथ, उसने खुद कभी अपने बड़ों की नहीं सुनी, तो तुम्हें क्या सिखाएंगे? उद्धरण चिन्ह। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें एक राय देती हूं। गौर से सुना और ध्यान देना। कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा ही हो जरूरी तो नहीं। इसलिए अपने आगे पीछे भी देख लेना चाहिए, और फिर कदम बढ़ाना चाहिए। क्या पता उस कदम के बाद आपको पीछे जाने का मौका मिले ही ना। कुशा की बातों को सुन अखंड उसकी आंखों में देखता है, जहां डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में खुद के लिए विश्वास था। अखंड गुस्से से कुशा को देखते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं कभी भी किसी से हार नहीं सकता हूं। तुमको क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। आज से कई सालों पहले मेरी जीत हुई थी, और आज भी मैं ही जीतूंगा। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, मैंने अभी तो कुछ कहा ही नहीं। ये सब तुम ही बोल रहे हो। मैं तो तुम्हें बता रही हूं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। कुशा के चेहरे की चमक को देख अखंड गुस्से में कुशा के सर पर बंदूक रख लेता है। कुशा निडर होकर खड़ी थी। वही सिया आगे जाती और कुशा को पीछे करते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है, और अखंड को देखते हुए बोली, तुम्हें मरना है ना तो मुझे मारो। कुशा को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। सिया की बातों को सुन कुशा बोली, सिया तुम बीच में मत आओ। सिया गुस्से से कुशा को देखती है और बोली, बस अब एक शब्द नहीं।
तुमको जो करना था तुमने कर लिया और जितना बोलना था बोल लिया। अब चुप रहो। कुशा बोली, पर सिया, मेरी बात। सिया बोली, मैंने कहा ना, चुप रहो। कुशा चुप हो जाती है। सिया अखंड को देखते हुए बोली, तुम्हें अपना गुस्सा उतरना है ना, मुझ पर उतारो, जितनी भी गोली चलानी है मुझ पर चला दो, और अभी इसी वक्त इस लड़ाई को खत्म कर दो। हम थक चुके हैं इन सब से। सिया की बातों को सुन अखंड उसे देखते हुए बोला, काश तुमने उस कुशाग्र की जगह मुझे चुना होता, तो आज कहानी ही अलग होती, और तब तुम बोलती तो मैं सब कुछ भूल जाता। पर आज नहीं, क्योंकि आज सब कुछ बदल चुका है। मैं बदल चुका हूं। मैं वो अखंड नहीं जो तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आसानी से आ जाओ, बल्कि वो हूं जिसे तुम्हारी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तुम चाहिए किसी भी हालात में। तुम मुझे प्यार से नहीं मिली तो क्या तुम्हें जंग में जीत कर ले जाऊंगा। तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है, मेरी सनक नहीं। अखंड की बातों को सुन कुशा गुस्से से मुट्ठी को बांध लेती है और बोली, बस बहुत हुआ, बेवकूफ इंसान हो तुम। सिया के बारे में सोचना भी नहीं, वो भाभी है मेरी, मेरे भाई की बीवी सिया कुशाग्र सिंह राठौर। इसलिए अपनी गंदी सोच को अपने तक ही रखना, वरना बाकी का तो पता नहीं, अबे इसी वक्त तुम्हें उठाकर पटक दूंगी। अखंड हंसते हुए बोला, अच्छा तुम मुझे छू भी नहीं सकती, पटकने की बात दूसरी है। कुशा सिया को पीछे कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम भूल गए या भूलने का नाटक कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक जोरदार लात मारी थी मैंने और तुम वही टेबल के पास जाकर गिरे थे। कुछ याद आया या फिर याद दिलाऊं? वो क्या है ना, दोबारा रिपीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुशा की बातों को सुन अखंड अपने दांतों को पिसते हुए बोला, बस बहुत हुआ, तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। अब नहीं इतना बोल सभी गार्ड को देखते हुए बोला, अभी इसी वक्त इसकी सारी अकड़ निकाल दो। सभी कुशा को तरफ देखने लगते हैं। सिया और राधिका जी कुशा के पास जाती है और उसे पकड़ लेती हैं। वही कुशा सभी को एक नजर देती है और बोली, आप दोनों पीछे हट जाएं, ये मेरी लड़ाई है। राधिका जी बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो इंसान नहीं हैवान है। कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, माँ आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। राधिका जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिया खुद को शांत करती है और बोली, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कुशा अपनी आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है और सभी को एक नजर देखती है। अखंड मुस्कुराते हुए बोला, एक मौका है तुम्हारे पास, झुक जाओ मेरे कदमों, तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला है। इतना बोला ही था, तभी एक सर्द आवाज सभी के कानों पर पड़ती है, हेलो ब्रदर। उस आवाज को सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वही अखंड शॉक्ड होते हुए गेट की तरफ देखता है। राधिका जी गेट की तरफ देखते हुए बोली, कुशाग्र। कुशाग्र का नाम सुन सभी की सभी गेट की तरफ देखते हैं। तानिया और समर एक दूसरे को देखते हैं, फिर राजबीर जी को देखते हैं। तानिया धीरे से बोली, ये जिंदा है। राजबीर जी गुस्से में अखंड के पास जाते हैं और बोले, ये सब क्या है। अखंड शांत खड़ा था और कुशाग्र को देख रहा था। वही राधिका जी और कुशा दौड़ते हुए कुशाग्र के पास जाती है। राधिका जी कुशाग्र को देखती है, उसके सर पर पट्टी बंधी थी, हाथों में कुछ चोट थी जो गहरी नहीं थी, हल्की हल्की खरोच थी। राधिका जी उसके गाले से लग जाती है और रोते हुए बोली, तुम ठीक हो ना, मैं बहुत डर गई थी। कुशाग्र राधिका जी अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उन्हें शांत कराते हुए बोला, मॉम मैं ठीक हूँ, आपको रोने और डरने की जरूरत नहीं है। वही कुशा मुस्कुराते हुए बोली, भाई आप बिल्कुल सही वक्त में आए हैं। कुशाग्र कुशा को देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है ना मुझे लेट आना पसंद नहीं। कुशा मुस्कुराते हुए कुशाग्र के गाले लग जाती है और बोली, सिचुएशन कंट्रोल में है भाई। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और सिया को देखता है, जो शांत खड़ी उसी को देख रही थी। सिया कुशाग्र को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में कुशाग्र की कही बात याद आने लगती है, जो उसने गुस्से में उस दिन बोला था कि एक पल के लिए ही सही वो उसे दर्द देगा। यही सब सोचते हुए सिया गिराने ही लगती है। तभी दो मजबूत बंजू उसे संभल लेते हैं। सिया पीछे की तरफ झूल जाती है। सिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे सिया उसके सीने से लगा जाती है। कुशाग्र उसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोला, तुम ठीक हो ना जान। कुशाग्र की बातों को सुन सिया रो देती है और उसे अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है। उसके सीने में अपने चेहरे को छुपा लेती है। कुशाग्र उसे अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और बोला, मैं ठीक हूं, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सिया उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है, वो रोए जा रही थी। कुशाग्र सिया को अपने सीने से लगाए हुए खड़ा था।
तभी अखंड गुस्से में बोला, तुम यहाँ कैसे? तुम तो। इतना बोल कुशाग्र को गुस्से से देखने लगाता है। अखंड की बातों को सुन कुशाग्र उसे देखता है और सर्द आवाज में बोला, तुम तो क्या लगा मैं मर गया? इतना बोल घूरकर उसे देखता है। अखंड उसे देखते हुए बोला, यहाँ कैसे? तुम तो मेरी आंखों के समाने उस पहाड़ी से नीचे गिरे थे, फिर यहाँ कैसे? कुशाग्र अखंड के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है और राजवीर जी और अखंड के चेहरों को देखते हुए बोला, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता है। और तुम्हें क्या लगा ये सब करने वाले तुम हो? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हें ये सब करवाने वाला मैं हूँ। कुशाग्र की बातों को सुन सभी शॉक्ड थे। तानिया कुशाग्र के पास आती है और उसे देखते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, तुम बच नहीं सकते हो, तुम्हें मरना ही होगा। इतना बोल पिस्तौल कुशाग्र के सर पर तानते हुए बोली, अभी और इसी वक्त। सिया कुशाग्र के आगे खड़ी होती है। तानिया की इस हरकत को देखते हुए कुशा बोली, इसका दिमाग खराब हो चुका है। वही राधिका जी बोली, तानिया तुम क्या कर रही हो? तानिया बोली, जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आपके बेटे ने मेरे डैड को मारा है, उसकी सजा मैं देकर रहूंगी। इतना बोली ही थी कि सिया एक जोरदार तमाचा तानिया के गाल पर मरती है। तानिया एक साइड झुक जाती है और गुस्से में सिया को देखती है। सिया बोली, बेवकूफ लड़की, तुम्हें सही और गलत पता ही नहीं और तुम फैसला कर रही हो। अगर पता होता तो तुम उनका साथ नहीं देती। सिया की बातों को सुन तानिया गुस्से में सिया के सर पर पिस्तौल तान लेती है और बोली, आज मेरे और कुशाग्र के बीच कोई नहीं आएगा, तुम भी नहीं। सिया कुछ बोलती उससे पहले कुशाग्र पिस्तौल को हाथ से पकड़ते हुए सिया के ऊपर से हटा देता है और सिया को अपने पीछे करता है और आगे आते हुए तानिया के आंखों में देखते हुए बोला, मेरे सब्र की हर हद पार कर दी तुमने। बच्ची समझाकर तुम्हें छोड़ रहा था पर तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। जब तक बात मुझ तक थी मैंने बर्दाश्त की, पर अब तुमने सिया पर पिस्तौल लगाकर गलती कर दी। तानिया कुछ समझा पाती कि अगले पल कुशाग्र उसके हाथ से पिस्तौल ले लेता है और तानिया पर लगा देता है। तानिया घबराए नजरों से कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र तानिया को देखते हुए बोला, तो क्या बोल रही थी तुम? मिस्टर कपूर को मैंने मारा है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तानिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं वीडियो देखी है, तुमने ही मेरे पापा को मारा है। कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, ओह रियली? अगर मिस्टर कपूर को माने मारा है तो फिर वो कौन है? इतना बोल गेट की तरफ इशारा करता है। वहां मिस्टर कपूर और सक्षम खड़े थे। उन्हें देख सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। तानिया शॉक्ड खड़ी थी। मिस्टर कपूर तानिया को देख मुस्कुराते हुए बोले, तानिया। अपने पापा से अपना नाम सुन तानिया के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए दौड़कर अपने पापा के गाले लग जाती है। मिस्टर कपूर उसे सीने से लगाते हैं और बोले, बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तानिया उन्हें देखते हुए बोली, वो वीडियो? वही ये सब देख राजवीर जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी आंखों के सामने इस कुशाग्र ने इन्हें मारा था, फिर कैसे? ये धोखा है, मैं मान ही नहीं सकता। तानिया ये सब तुम्हें छल रहे हैं, वो तुम्हारे पापा नहीं है। राजवीर जी की बातों को सुन कुशाग्र हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज को सुन अखंड और राजवीर जी उसे देखने लगते हैं। कुशाग्र दोनों को देखते हुए जाकर सोफे में बैठ जाता है और बोला, धोखा ये नहीं, धोखा तो उस दिन हुआ तुम्हारे साथ। कहानी लंबी है, छोटी कर सुनने की कोशिश करूंगा। तो इसकी शुरुआत लंदन से हुई। जिस दिन आपके ओह इस सम्मान के तुम लायक नहीं हो, आज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर राजवीर, तो जिस दिन आपके इस नालायक बेटे ने सक्षम का एक्सीडेंट कराया था, उसी दिन और उसी पल मैंने सोच लिया था, अब और नहीं। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बाहर निकालने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। और देखो आज तुम दोनों मेरे सामने खड़े, जो तुम दोनों को क्या लगा मुझे तुम दोनों के बारे में पता नहीं? तो ये तुम्हारी गलतफहमी थी। मुझे तो कई साल पहले ही तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के घटिया प्लान के बारे में पता चल गया था। और जब पता चला मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ था, पर मुझे पता था तुम कितने गिरे हुए घटिया इंसान हो और तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, जैसा बाप वैसे बेटा। इतना बोल अखंड को देखता है। अखंड गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी कुशाग्र उसके सामने खड़े होते हुए उससे घुरकर देखते हुए बोला, होल्ड डाउन ब्रो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे पता तुम्हारी आदत अपने डैड की तरह ही है बीच में बोलने की, पर मुझे बीच में बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए अभी तुम्हारे लिए चुप रहना बेहतर होगा। अखंड कुछ भी नहीं बोलता है। कुशाग्र उसे चुप देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों को पता है तुम दोनों का सच बाहर लाने वाला कौन है? अखंड और राजवीर जी कुशाग्र को देखते हैं।
कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, वो मैं नहीं हूं, वो है कुशा। कुशा का नाम सुन सभी उसे देखते हैं। वही कुशा मुस्कुराते हुए अखंड को देखती है। अखंड अभी भी कंफ्यूज नजरों से कुशा और कुशाग्र को देख रहा था। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, भाई आगे मैं बताती हूँ। शायद पूजनीय बड़े पापा और बड़े भैया को समझने में दिक्कत आ रही है। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, क्यों नहीं, मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। आज का दिन थकान भरा था। इतना बोल सोफे में बैठ जाता है और अखंड को देख रहा था। कुशा अखंड के पास आती है और उसे देखते हुए बोली, तो बड़े भैया कहानी के थोड़ा पीछे जाते हैं। जब आपकी और मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, आपका छोटी छोटी बात में मुझे लड़ना और पढ़ाई में कंपटीशन करना मैं मुझे ठीक लग रहा था। पर हर जगह आपका मेरे लिए मौजूद होना और मेरा पीछा करना मुझे खालने लगा और एक दिन मैंने सोचा मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी। और मैं इधर उधर आपको ढूंढ रही थी। तभी मैंने देखा आप तो पूजनीय बड़े पापा के पास खड़े बात कर रहे हैं। मैं वही छुप गई और आप दोनों की बातें सुनने लगी। पहले कुछ समझ नहीं पर लास्ट की लाइन मुझे अच्छे से समझ आ गई, जिसमें एक छोटा सा शब्द था, डैड मैं ठीक हूँ। बस वही बात मैंने अपने भाई को बताई। अब अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या करूँ, कोई ना कर ही देती हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट तो क्या निकाल, एक हफ्ते में निकाल दी तुम्हारी कुंडली। और उसी दिन से मेरे नजर तुम पर थी। कुशा की बातों को सुन अखंड उसे देखते हुए बोला, अगर तुम्हें मेरे बारे में सब पता था तो तुम दोनों चुप क्यों थे। कुशा कुछ बोलती तभी कुशाग्र ने कहा, क्योंकि मैं चाहता था तुम खुद सबके सामने आओ। और ऐसे बहुत से सवाल थे जिसके जवाब मुझे तुमसे चाहिए। इसलिए मैं शांत हो गया और तुम पर नजर रखने लगा। पर तुमने हद पार कर जब सक्षम को मारने की कोशिश की और वहीं से मेरा प्लान शुरू होता है। कुशाग्र अखंड की आंखों में देखते हुए बोला, और तभी से मैंने सोचा लिया अब तुम्हें ही तुम्हारे प्लान में फंसाना है। और देखो तुम मेरे सामने हो। तुम बाप बेटे कितने साल से खुद को होशियार और दुनिया को बेवकूफ समझा रहे थे। अरे जिस बाप के लिए तुम सबके दुश्मन बने बैठे हो वो तुम्हारा भी सगा नहीं है। इतने साल सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया। ये सब जानते हुए तुम इसका साथ दे रहे हो। और मिस्टर राजवीर तुम जानते अगर तुम और नीचे गिरो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान अपने भाई का सगा नहीं हुआ, अरे अपने खुद के बेटे को नहीं छोड़ा, उससे मैं और उम्मीद कर भी क्या सकता हूँ। पूरी कहानी में मुझे तुम्हारा कैरेक्टर सही लगा, जिसे अपने अलावा किसी की फिक्र नहीं है। तुम्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी को भी कुर्बान कर सकते हो, चाहे वो कुर्बानी तुम्हारे अपने खून की ही क्यों ना हो। कुशाग्र की बातों को सुन राजवीर जी गुस्से में बोले, बस अब एक शब्द नहीं। अरे मैंने जो भी किया डंके की चोट पर किया, तुम्हारे जैसे नहीं। साजिश रचकर चाले चलाते हुए खुद को महान बताया। मैंने खुलकर दुश्मनी की है और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, ओह तो आपका ये बेटा क्या है जिसे आपने इतने सालों से सबसे छुपा कर रखा, वो क्या है। कुशाग्र की बातों को सुन अखंड गुस्से में बोला, छुपाया नहीं, बस कुछ वक्त के लिए किसी से बताया नहीं है। और ये सब करने के लिए हमें तुम्हारे बाप ने और तुमने मजबूर किया है। तुम्हें पता है, तुम दोनों ने मिलकर हमारा हमसे सब कुछ छीन लिया। कुशाग्र गुस्से से अखंड की आंखों में देखता है और बोला, क्या छीने की बात कर रहे हो, जो कभी ना हमारा था और ना ही तुम्हारा। जो भी था सब कुछ दादू का था और उनके ऊपर था, उन्हें किसे क्या देना है। रही बात मेरे डैड की, तो उनके पास जो भी था उन्होंने उसे अपने दम पर हासिल किया था, ना कि दूसरों की तरह लोगों को तड़पा कर उनसे छीना है। इसलिए बार बार ये दलीलें देकर खुद को सही साबित करने की कोशिश ना की करो तो अच्छा होगा, क्योंकि आज तुम्हारी को भी दलील यहां नहीं चलने वाली। कुशाग्र की बातों को सुन अखंड जोर जोर से हंसने लगता है। सभी उसे देखते अखंड कुशाग्र को देखते हुए जाकर सोफे में बैठ जाता है और बोला, मुझे अफसोस था कि तुम मेरे बारे में जाने बिना ही अपने बाप के पास चले गए, जैसे तुम्हारा बाप गया था, जिसे पता ही नहीं था कि उसे मारने वाला कौन है। अखंड की बातों को सुन कुशाग्र और कुशा गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं और अपनी लाल आंखों से अखंड को देखते हैं। वही राधिका जी शॉक्ड थी। अखंड तीनों के चेहरे को देखता है और बोला, यही एक्सप्रेशन मुझे देखना था। तुम्हें पता, आज से कई साल पहले तुम्हारे बाप के मारने वाला कोई और नहीं मैं था। शुरू से अंत तक की प्लानिंग मेरी ही थी, बस एक गलती हो गई। जानते हो क्या, तुम बच गए। उस दिन तुम्हें और तुम्हारे बाप दोनों को ही ऊपर पहुंचने की पूरी तैयारी कर दी थी मैंने, पर तुम थोड़ा सा लेट हो गए, वरना आज तुम भी अपने बाप की तरफ फोटो में कहीं पर टागे होते माला के साथ। इतना बोल मुस्कुरा देता है। अखंड कुशाग्र की आंखों में देखते हुए आगे बोला, जानते हो
तुम्हारा बाप उपस्वर्गीय चाचा जी थे तो बहुत अच्छे, पर उनमें एक ही कमी थी। किसी पर भी आसानी से भरोसा कराने की। उन्हें अपने भाई यानी मेरे डैड के बारे में सब कुछ पता था कि वो उनसे कितनी नफरत करते हैं, पर फिर भी उन्हें हर बार माफ कर देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और धीरे धीरे हमने भी उस कमी का फायदा उठाया और तुम्हारे डैड के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर अपना ही बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा, पर सक्षम के डैड को हम पर शक हो गया और उसने हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगा। सबूत इकट्ठा कर उसने चाचा जी को दिखाया और उस दिन पहली बार चाचा जी डैड के खिलाफ गए और उन्होंने पुलिस में जाने की धमकी दी। तब हमारे पास एक ही रास्ता था, सब कुछ खत्म करने का, और हमने वही किया। उनकी मौत को एक्सीडेंट का नाम देकर उन्हें मरवा दिया। तुम्हें पता है ये सब सोचने और कैसे किसे करवाना है, ये सब करने में कितनी मेहनत लगी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। एक 11 साल का मासूम सा बच्चा ये सब करेगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। इतना बोल मुस्कुराते हुए कुशाग्र को देख रहा था। कुशाग्र गुस्से से अखंड के कॉलर को पकड़ उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। अखंड एक तरफ झुक जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। कुशाग्र जैसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि राधिका जी उसे पकड़ लेती हैं और बोली, कुशाग्र रुको। राधिका जी को देखते हुए बोला, माँ ये सब सुनने के बाद भी आप मुझे रोक रही है। राधिका जी जैसे कुछ बोलने वाली होती है, तभी अखंड उसे देख हंसाते हुए बोला, आज नहीं कई सालों से सच जानने के बाद भी तुम्हारी माँ तुम्हें ही रोक रही है। तुम्हें पता, तुम्हारी माँ को सब कुछ पता था, पर वो चुप थी। अरे उनके पास वो सबूत भी थे जिनसे वो सब कुछ एक्सपोज कर सकती थी, तुम्हें सच बता सकती थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि चुप रही और तुम्हें तड़पते हुए देखती रही। सोचो अगर सच्चाई तुम्हें पहले पता चलती तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे साथ हमने जितना गलत किया है उतना तुम्हारी माँ ने भी किया है। अखंड की बातों को सुन कुशाग्र गुस्से अखंड के कॉलर को पकड़ लेता है और बोला, झूठ फिर एक झूठ। मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाला ही। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं करेगी। अखंड मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा तो एक बार अपनी माँ से पूछ लो, उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें बोलना। कुशाग्र अखंड को छोड़ राधिका जी को देखता और बोला, माँ। राधिका जी अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। कुशाग्र उनको ऐसे देख बोला, माँ मुझे आप पर यकीन है, बस आप एक बार बोल दीजिए ये सब झूठ है। राधिका जी शांत खड़ी थी। कुशाग्र तेज आवाज में बोला, माँ बोलिए ये सब झूठ है ना। राधिका जी एक कदम पीछे चली जाती हैं। सिया दौड़कर राधिका जी के पास जाती है और उन्हें पकड़ते हुए बोली, माँ आप ठीक है ना। राधिका जी सिया के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, शांत हो जाए, आप माँ से ऐसे बात मत करिए। कुशाग्र गुस्से से सिया को देखता है और उंगली दिखते हुए बोला, एक शब्द नहीं, मेरे और माँ के बीच आज कोई नहीं आएगा, तुम भी नहीं। सिया जैसे कुछ बोलने वाली होती है, तभी राधिका जी बोली, मुझे सब कुछ पता था, तुम्हारे पापा ने बताया था, और उनके एक्सीडेंट के बाद राजबीर ने सब कुछ बताया था। राधिका जी की बातों को सुन कुशाग्र उन्हें देखते हुए बोला, आप सब कुछ शुरू से जानती थी, फिर भी अनजान बनाने का दिखावा कर रही थी। राधिका जी कुशाग्र के हाथ को पकड़ते हुए बोली, बेटा ऐसा नहीं, मुझे भी सच धीरे धीरे ही पता चला है। बस कुछ सबूत मेरे पास थे जिन्हें तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था, कि अगर उन्हें कुछ होता है तो मैं सारे सबूत पुलिस को दे दूं। पर कुशाग्र गुस्से से राधिका जी को खुद से दूर करता है और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, पर क्या। राधिका जी अपने हाथों को देखती हैं जिन्हें कुशाग्र अपने हाथों से हटा देता है। राधिका उसके पास जाती है पर कुशाग्र 2 कदम पीछे चला जाता और बोला, दूर रहिए। राधिका जी बोली, बेटा मेरी बात सुनो, मैं डर गई थी, तुम और कुशा बहुत छोटे थे, सब कुछ संभलना मुश्किल हो रहा था। कुशाग्र गुस्से से दांतों को पिसते हुए बोला, मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। आप एक कोशिश रोक करती, पर आपने भी औरों की तरह आसान रास्ता चुना, सब जानते हुए चुप रहने का। मैं आपकी आंखों के सामने तड़पता रहा, डैड की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता रहा। मेरी आंखों के सामने सब हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर सका, पर आप चुप थी। क्यों? क्योंकि आप डर गई थी। मॉम ये कोई जवाब नहीं है, अगर आप चाहती मेरे पास आती, मुझे सब कुछ बताती, सब ना सही इतना ही बोल देती, बेटा तुम जो सोच रहे वो सच नहीं है। पर आपने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरे हर बढ़ते हुए कदम को रोकने वाली सबसे पहले आप थी। आपने हर वो कोशिश की जिससे मैं पीछे हट जाऊं। जब आपसे नहीं हुआ तो आपने सिया से मेरी शादी करा दी ताकि मैं रुक जाऊं। क्यों, मैंने सही कहा ना? कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी रोते हुए नामे सर हिला रही थी।
वही कुशाग्र की बातों को सुन सिया राधिका जी और कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र की कही बात सिया के मन में घर कर रही थी। सिया अपनी बड़ी आंखों से कुशाग्र को देख रही थी। इस वक्त कुशाग्र अपने गुस्से में सब कुछ भूल चुका था। उसे ख्याल ही नहीं था वो क्या बोल रहा है। कुशाग्र गुस्से में जल रहा था। राधिका जी बोली, बेटा ऐसा नहीं है, तुम गलत हो, मैं तो बस इस लड़ाई को रोकना चाहती थी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था, तुम्हारे और कुशा के सिवा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। तुम दोनों मेरे जीने की वजह थे, और इन सब में मैं उस वजह को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी। इन सब से ऊपर मेरे और तुम्हारे डैड के लिए तुम दोनों थे, हमारे बच्चे। तुम दोनों को बचाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। सही गलत सच झूठ मेरे लिए कुछ महीने नहीं रखता था। जो महीने रखता था वो तुम दोनों थे। मैंने बहुत कोशिश की इस लड़ाई को रोकने की, पर इतना बोली थी तभी कुशाग्र बीच में बोला, पर क्या मॉम लड़ाई हुई ना, और अब उससे भी भयानक होने वाली है। जीतना आप सोच भी नहीं सकती हैं। क्यों ये लड़ाई होती जरूर, बस आपने इसे रोककर और भी भयानक बना दिया है। यकीन मानिए माँ, लड़ाई कल होती या आज हो, इसे जीतूंगा तो सिर्फ मैं। क्यों, मैं आपकी तरह पीछे हटाने वाला नहीं हूं और ना ही डैड की तरह किसी को गलतियां करने में छोड़ने वाला हूं। इतना बोल गुस्से से राजबीर और अखंड को देखता है। राधिका जी बोली, बेटा। कुशाग्र अपने हाथ को दिखते हुए बोला, बस आज नहीं, अब मुझे आपकी कोई बात सुनी है। आपको जो सही लगा आपने किया, और अब मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। और एक बात, इस बार मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, ना आप और ना कि आपके कस्में और वादे। राधिका जी बोली, यही सब रोकने के लिए मैंने ये सब किया था। उन्होंने को गलती की जरूरी नहीं, तुम भी वही करो। हम बैठकर बात कर सकते हैं। मैं नहीं बोलती तुम उन्हें माफ कर दो, मैं बस इतना चाहती हूँ इन सब तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। तुम मेरी हिम्मत हो। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, ओह रियली मॉम, अगर ऐसा था तो आपने कैसे मुझे इतने सालों से तड़पता हुआ देख लिया। मैं तिल तिल कर टूट रहा था, बेचैन और बेसुध होकर पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा था इन लोगों को ढूंढने के लिए, तभी आपको मुझ पर दया नहीं आई। राधिका जी रोते हुए वही बैठ जाती है। सिया उन्हें पकड़ती है और अपने गाले लगा लेती है। अखंड ने कहा, अगर वो बता देती तो भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकते थे और ना आज बिगड़ सकते हो। अरे तुम्हें अपनी माँ का एहसान मानना चाहिए, उन्हें तुम्हें कुछ नहीं बताया जिसकी वजह से तुम आज भी जिंदा हो, वरना कई सालों पहले तुम्हारा भी वही हाल होता जो तुम्हारे डैड का हुआ था। और जिस तरह तुम तड़प रहे थे उसी तरह तुम्हारी माँ और बहन भी तड़पती रहती, या फिर वो भी। इतना बोल जैसे आगे बोलता। तभी कुशाग्र उसका गला पकड़ लेता है और बोला, अगर इसके आगे कुछ भी बोला तो अगले पल बोलने के लिए इस दुनिया में नहीं रहोगे। कुशाग्र के ऐसे करने राजबीर जी सभी गार्ड को देखते हुए बोले, क्या कर रहे हो, अबे इसी वक्त इसे इसकी औकात दिखाओ। गार्ड कुशाग्र की तरफ बढ़ने लगते हैं कि कुशाग्र गुस्से से सभी को एक नजर देखता है। सभी अपनी जगह में खड़े हो जाते हैं। समर गान निकाल कुशाग्र के सर पर रखते हुए बोला, छोड़ो उसे वरना। कुशाग्र समर को देखते हुए बोला, क्या कर लोगे तुम। इतना बोल अखंड को छोड़ देता है। अखंड गहरी गहरी सांस लेने लगता है। कुशाग्र समर को देखते हुए बोला, तुम तो पुलिस में हो ना, उस नौकरी को छोड़ इनके दलाल कैसे बन गए। कुशाग्र के मुंह से दलाल सुन समर गुस्से बोला, लिमिट क्रॉस मत करो, तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, ओह रियली, क्या ही तुम्हारी पावर इन लोगों के साथ मिलकर गलत काम करना और उसे छुपना। समर ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने वही किया जो सही है। तुम्हारे जैसा इंसान जो लोगों को मारने से पहले सोचता भी नहीं है, उसके मुंह से ये बातें सूट नहीं करती है। इसलिए मेरे सामने शरीफ तुम ना ही बनो तो अच्छा होगा। मुझे तुम्हारे बारे में अब पता है। कुशाग्र समर को देखते हुए बोला, अच्छा फिर सही, मुझे तुम्हारे लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी भी वही सजा जो इनकी है। समर ने कहा, तुम होते कौन हो सजा देने वाले, सजा जिसे जो मिलेगी उसे कानून देगा, ना तुम और ना मैं। कुशाग्र समर की आंखों में देखते हुए बोला, कानून पर तुम्हें इतना यकीन है, पर मुझे नहीं, इसलिए जो भी होगा अभी होगा। समर कुछ बोलता उससे पहले अखंड ने कहा, बस बहुत हुई बातें, अब नहीं। इतना बोल सभी गार्ड को एक नजर देखता है, फिर कुशाग्र को देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, अभी इसी वक्त इसे पकड़कर मेरे कदमों में झुका दो और इस कुशा के हाथ पैर को तोड़ किसी कोने में फेंक दो। अखंड की बातों को सुन राधिका जी सिया घबरा जाती है। वही कुशा हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, जब मेरे भाई नहीं थे तब तो तुम मुझे छू नहीं सके, अब तो वो तुम्हारे सामने है, तुम्हें लगता है तुम मुझे छू भी सकते हो।
कुशा की बातों को सुन अखंड गुस्से से गार्ड को देखता है और बोला, सुनाई नहीं दिया, पकड़ो इसे। अखंड की बातों को सुन कोई भी गार्ड अपनी जगह से नहीं हिलाता है, बल्कि सर नीचे किए खड़े हुए थे। अखंड गुस्से से बोला, क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? तुम सबको मरना है क्या? अखंड की बातों को सुन कोई कुछ भी नहीं बोलता है। तभी राजवीर जी बोले, तुम लोगों को इस कुशाग्र से डरने की जरूरत नहीं है। एक बार खुद को देखो, तुम सब कितने सारे हो और ये सिर्फ अकेला। तुम सब एक पल में उसे मार सकते हो। इसलिए चुपचाप अखंड की बात मानो, वो जो बोल रहा है वही करो। अभी भी सभी अपनी जगह में खड़े थे। ये सब देख राजवीर जी को अजीब लगता है। वही अखंड गुस्से से खौल रहा था। अखंड जैसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी कुशाग्र की कड़का आवाज गूंजती है। वो वहां हटाना तो दूर हिल भी नहीं सकते हैं, जब तक मैं नहीं चाहूंगा। कुशाग्र की बातों को सुन अखंड और राजवीर जी कुशाग्र को देखते हैं। कुशाग्र डेविल स्माइल करते हैं, बोला, शतरंज में बिसात भले तुमने बिछाई है, पर चाल सिर्फ मैं चल रहा हूं। और इस वक्त तुम चारों तरफ से घुर चुके हो, और मात और सह दोनों मैंने तुम्हें दे दी। ये सारे गार्ड तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हैं। यहाँ खड़े हर गार्ड को मैंने तैयार किया है। ये जो भी करते हैं मेरी मर्जी से। इतना बोल अखंड के गोल गोल घुमाते हुए उसे देखता है और बोला, तुम्हें पता, एक किंग तभी होता है जब उसकी सेना ताकतवर होती। और तुमने यही गलती कर दी, जीत के नशे में तुम अपनी सेना के बारे में भूल ही गए। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम पर ध्यान देने से पहले अपनी सेना पर ध्यान दिया और उसे सबसे ताकतवर बनाया। धीरे धीरे मैं तुम्हारी सेना को मारते हुए उन्हें उनकी जगह से हटाकर अपने लोगों को खड़ा करता गया। और देखो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तुम घिर चुके हो। तुम बाप बेटों ने चाल बहुत अच्छी चली, पर तुम दोनों का ध्यान मुझे मारने पर था। इसलिए तुम दोनों ने एक कदम के आगे कुछ सोचा ही नहीं। और मुझे पता था बाजी पलट सकती है, इसलिए मैंने एक कदम आगे तो एक कदम पीछे भी सोचे कर रखा था। और मुझे अच्छे से पता है, किसी को हराना है तो सबसे पहले उसकी ताकत छीन लो। और मैंने तुमसे तुम्हारी ताकत छीन ली। तुम्हें पता तुम पहले क्यों जीत गए थे? क्योंकि तुमने और तुम्हारे बाप ने पीठ पीछे वार किया था। और फिर भी मैं हार कर जीत गया। मेरे खौफ से तुम इतने साल अपनी पहचाना छुपा कर जी रहे थे। यही मेरी पहली जीत थी। और रही बात आज की, तो आज भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। क्या फायदा तुम्हारे इतने साल प्लानिंग और फ्लेंटिंग करने का? अखंड गुस्से में बोला, मतलब ये सब तुम्हारी ही चाल थी? कुशाग्र हंसाते हुए स्टाइल से सोफे में बैठ जाता है और बोला, थैंक गॉड तुम्हें सब समझा आ गया। वैसे कब से मैं यही बोल रहा था, पर तुम समझा ही नहीं रहे थे। समझोगे भी कैसे, स्टूडेंट हो ना और मैं प्रोफेसर। इसलिए लोग कहते हैं, गुरु हमेशा गुरु ही रहता है। मुझसे सीखकर मुझी में अजमाने की गलती कर दी तुमने। अखंड गुस्से से बोला, मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। तुम्हें पता नहीं तो बता दूं, भले तुम्हें मिस्टर कपूर को मारा होना नहीं, पर उनकी वीडियो और तुमने सनाया और उसके भाई के साथ जो भी किया, सारे सबूत समर ने कमिश्नर को दे दिए हैं। वो कभी भी यहाँ आते होंगे, और अब देखना मैं कैसे तुम्हें बर्बाद करता हूँ। अखंड की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा तुम्हें अभी भी किसी पर इतना यकीन है? अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो अपनी परछाई पर भी यकीन नहीं करता। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे इस यकीन भी तोड़ने में मजा आएगा मुझे। क्यों समर, मैंने सही कहा ना? समर हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, बिल्कुल सही। समर की बातों को सुन अखंड शॉक्ड हो जाता है। उसे समर से ये उम्मीद नहीं थी। अखंड समर को देखते हुए बोला, ये सब क्या है? अखंड की बातों को सुन समर कुछ बोलता उससे पहले कुशाग्र ने कहा, वही जो तुम दूसरों को देते हो, धोखा। आज तुमने भी चखा, कैसा लगा स्वाद? इतना बोल हंसने लगता है। वही अखंड और राजवीर जी शॉक्ड खड़े थे। कुशाग्र उनको देखते हुए बोला, यही एक्सप्रेशन मैं मिस कर रहा था। इतना बोल अपनी आवाज सर्द करते हुए बोला, क्या लगा था तुम्हें ये सब तुम कर रहे हो? गलत, शुरू से ही सब मैं कर रहा था। मिस्टर कपूर की नकली मौत मैंने प्लान की ताकि तुम बाहर आ सको, पर सिया के वहां आने से सब बिगड़ गए। पर जिस दिन तुमने तानिया को होटल बुलाकर उसे वीडियो दिखाया, उसी दिन मैंने समर को यहां बुला लिया और उसे तानिया से मिलवाया। समर पुलिस में था, इसलिए तानिया ने उस पर आसानी से यकीन कर लिया, और तानिया के जरिए मैं तुम तक पहुंचा। तुम्हें वार्निंग देना, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था, ताकि तुम्हें गलती से भी ना लगे कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तानिया को संभालने के लिए समर ने हर कोशिश की, और फिर यहां से मैंने तुम्हें घेरा शुरू कर दिया। तानिया के जरिए मुझे पता चला तुम मुझे मारने वाले हो, कब और कैसे सब कुछ, और मैं सब जानते हुए अनजान बनता रहा। तानिया ने गलती कर दी सिया को इन सब इन्वॉल्व कर।
और सिया को इन सब से दूर रखने के लिए मुझे कुछ वक्त के लिए शांत होना पड़ा। और तुम्हें लगा मैं पीछे हट गया, पर तुम्हें पता शेर एक कदम पीछे हटा है ताकि वो और तेजी से झलंग लगाकर अपने शिकार का शिकार कर सके। और वही किया मैंने, तुम्हारा शिकार करने के लिए मैं पीछे हट गया। तुमने मेरी कार में हिडन कैमरा लगा दिया ताकि तुम्हें पता रहे मैं कब और कहाँ जाता हूँ। और तुम्हें मुझे मारने का प्लान तो अच्छा बनाया था, पर तुमसे वहां भी गलती हो गई मुझे कम मकाने की। आई एम अ किंग। और मुझे इतना बहुत अच्छे से पता है मेरे आगे और मेरे पीछे क्या हो रहा है। और फिर मैंने समर और सक्षम मिलकर अपनी ही मौत का झूठा छोटा सा ड्रामा किया, और वो सक्सेसफुल हुआ। देखो तुम बेजार और बेसहारा मेरे सामने खड़े हो। अखंड गुस्से से समर का कॉलर पकड़ लेता है और बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल उसकी पिस्तौल उससे ले लेता है और चला देता। सभी डर जाते हैं। वही समर और कुशाग्र अभी भी शांत थे। अखंड पिस्तौल देखता है, उसमें से गन नहीं निकालती है। अखंड को देखते हुए कुशाग्र ने कहा, क्या भाई, तुमने सुना होगा लोग हमेशा बोलते थे पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी, और तुमने दोनों ही कर ली, पहले दोस्ती और अब दुश्मनी। इतना बोल कुशाग्र मुस्कुराते हुए अखंड को देखता है। अखंड गुस्से से कुशाग्र को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं इन सब से तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाऊंगा? कभी नहीं। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं हूं। कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता मैंने तुम्हें मारने के लिए ये सब किया है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तुम्हें मौत देकर तुम्हें आसान सजा नहीं दूंगा। अभी तो हमारे बहुत से हिसाब बाकी है, एक एक कर गिन गिन कर लूंगा। पहले मैं तुमसे तुम्हारी पौवा छूनूंगा। बहुत पौवा पौवा करते हो ना, उसी पौवा से तुम्हारा बाजूत मिटा दूंगा। उसके बाद इतना बोल सोचने की कोशिश करते हुए बोला, क्या बोल रहे थे? ओह, याद आया, हक। जिस हक और पैसे के लिए तुमने मुझे बर्बाद किया था, उसे तुमसे छीन लूंगा, वो भी हक से। और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर भी तुम्हें छूऊंगा नहीं। तुमसे हर वो चीज छीन लूंगा जिसे पाने के लिए तुम कोशिश करोगे। तुम्हारे अंदर से कोशिश करने की हिम्मत को ही मिटा दूंगा। और जिस दिन तुम पूरी तरह से टूटकर बिखर जाओगे, उसी दिन मैं तुम्हें मौत दूंगा, वो ऐसे मौत की उसे देखने वाले की रूह कांप जाए। तुम्हें पता है हम लड़कों की सबसे बड़ी ताकत कौन है? हमारे डैड। ये हम किसी से नहीं कहते हैं, उनसे भी नहीं कहते जिनके दम में हम लोगों को वार्निंग देते हैं। जब हमारे डैड हमारे साथ होते हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कुछ भी हो डैड है ना, सब संभल लेंगे। वो हमारी पहचाना होते हैं। और तुमने मुझे मेरी पहचाना छीन ली, तो अब तुम्हारी बारी है। मैं भी तुमसे तुम्हारी पहचाना छीन लूंगा। इतने साल तुम जिस छत के पीछे छुपकर ये सब कर रहे थे, वो छत ही छीन लूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा जब सर से बाप की छत जाती है तो कैसा लगता है। इतना बोल पिस्तौल निकाल राजबीर की तरफ तान देता है और गन को लोड करते हुए बोला, मेरा एक ही वसूल है, खून के बदले खून। इतना बोल गन चला देता है। सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। वही अगले ही पल राजबीर जी जमीन में पड़े थे। सिया कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अखंड दौड़ते हुए राजबीर जी के पास जाता है और उनके सर को अपने गोद रखते हुए बोला, डैड डैड, आपको कुछ नहीं होगा। अखंड तड़पता हुआ राजबीर जी को देख रहा था। कुशाग्र अखंड को तड़पते हुए देख मुस्कुरा देता है और बोला, क्या यार, ऐसा मत करो, तुम्हें देख मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। ऐसे मैं भी रोड पर दौड़ रहा था, मदद की भीख मांग रहा था, और तुम दूर अपनी कार में बैठे मुझे देख रहे थे। उस दिन तुम बहुत खुश हुए थे ना? फिर आज क्या हुआ? अखंड गुस्से से कुशाग्र को देखता है तो बोला, अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुशाग्र हंसे हुए बोला, ओह, मैं डर गया। पहले अपने बाप को तो संभला लो, फिर मुझे पकड़ना। वैसे तुम्हें बता दूं, वो अभी जिंदा है। पर इतना बोल हंसते हुए सोफे में बैठ जाता है। राजबीर जी अपनी आंखें खोलते हैं और अखंड को देखते हुए बोले, बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम यहां से जाओ, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। अखंड परेशान होते हुए बोला, मैं आपको यहां छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। राजबीर जी और अखंड की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, एक बात माननी पड़ेगी मिस्टर राजबीर, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आपको मारने वाला था ही नहीं, बल्कि मैं आपको तड़पा तड़पा कर मरूंगा। पहले आपको एक जिंदा लाश बना दूंगा, जिससे आप सब कुछ अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को तड़पता हुआ देखे पर कुछ कर ना सके। क्योंकि एक बाप सब देख सकता है पर अपनी औलाद को तड़पता और रोता हुआ नहीं देख सकता है। और आपको तो अभी बहुत कुछ देखना है। आपको मैं यही नर्क के दर्शन करवाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और कुशाग्र सिंह राठौड़ अपने वादे का पक्का है। इसलिए अपनी उल्टी गिनती गिना शुरू कर दीजिए मिस्टर राजबीर।
ये गोली धीरे धीरे आपको अपाहिज बना देगी। आप कभी भी इलाज करवाए, इस वायरस का कोई इलाज ही नहीं है। गोली में लगा वायरस अगले 10 मिनट आपके खून के साथ बहाने लगेगा और फिर धीरे धीरे आपके दिमाग के सेल्स को खत्म कर देगा। उसके बाद आपके शरीर के मांसपेशियों को, फिर आपकी आवाज को, और फिर देखते ही देखते आप पैरालाइज हो जाएंगे। इन सब में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, इसका इलाज आपको इस देश में क्या विदेश में भी नहीं मिलेगा। कई महीनों तक आपको पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर कौन सा वायरस है, और जब तक पता चलेगा आप पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे। पर मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं। मैं आपकी एक छोटी सी मदद कर सकता हूं, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं ना, इतनी तो रिश्तेदारी मैं निभा ही सकता हूं कि आपको इस वायरस का नाम बताकर MND। इतना बोल उठकर अखंड के पास जाता है, एक नजर राजवीर जी को देखता है, फिर अखंड को देखते हुए बोला, आप दोनों पॉवर पॉवर करते हैं ना, तो अपनी सारी पॉवर लगा लो इसका इलाज ढूंढने में। मैं भी देखूं आप दोनों कितने पावरफुल है। अखंड गुस्से से बोला, तुमने अच्छा नहीं किया है। अगर मेरे डैड को कुछ हुआ मैं। कुशाग्र हंसते हुए बोला, अच्छा बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने मेरे लिए फूल बिछा कर रखे थे। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो पीठ पर वार करूं। मैं समाने से वार करता हूं, इसलिए अभी तक जिंदा हो, पर ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हो, इसलिए आपसे जीना। इतना बोल अपने गार्ड को देखते हुए बोला, दोनों बाप बेटे को उठाकर रास्ते में फेंक दो। कुशाग्र की बातों को सुन कुछ गार्ड आगे आते हैं और राजवीर जी को जानवरों की तरह उठाकर बाहर ले जाते हैं। अखंड उन्हें छुड़वाने की कोशिश करता है, पर कुछ गार्ड उसे साइड कर देते हैं। अखंड गुस्से से कुशाग्र को देखता है और बोला, आज जा रहा इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया, बल्कि अगली बार मिलूंगा पूरी तैयारी से, और उस दिन तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। अखंड की बातों को सुन कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे कभी भी उस हद तक लेकर मत जाना कि मुझे ये दिखाना पड़े कि मेरी डार्क साइड कैसी है। तुम मेरे उस रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम मुझे आजमा रहे, क्यों तुम्हें शायद लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर तुम गलत हो। एक बात याद रखना, मैं जरूरत से ज्यादा इंतजार कर सकता हूं, पर जिस दिन मैं अपनी में आया तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगा। इसलिए ये खोखली बातें मुझसे तुम ना ही करो तो अच्छा होगा। इतना बोल अखंड की आंखों में देखते हुए बोला, कॉमन बॉय सर को उनकी असली जगह दिखा दो, जहां से आए हैं उन्हें वहीं पहुंचा दो। कुशाग्र ने इतना कहा ही था कि सारे गार्ड अखंड घेर लेते हैं। अभी भी दोनों एक दूसरे को नफरत से देख रहे थे। धीरे धीरे अखंड कुशाग्र से दूर होता गया, और कुछ ही पल में वो घर से बाहर निकल चुका था। सभी गार्ड बाहर जा चुके थे। वहां कुशाग्र, सक्षम, मिस्टर कपूर, तानिया, समर, कुशा और राधिका जी सिया थे। सिया और राधिका जी जमीन में बैठे हुए थे। मिस्टर कपूर कुशाग्र के पास आते हैं और उसे देखते हुए बोले, कुशाग्र मैं तुमसे और बाकी सबसे तानिया की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं। मेरी बेटी ने अनजाने में ही सही आप लोगों के साथ गलत किया है, पर वो बुरी नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बस इसलिए ये सब कर दिया। मिस्टर कपूर की बातों को सुन कुशाग्र उन्हें देखता है और बोला, प्लीज अंकल, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एक आप ही है जिसने मेरे हर समय में मेरा साथ दिया। मेरे पापा के दोस्त होने के नाते आपने वो सब किया जो एक परिवार के सदस्य को करना चाहिए था। और तानिया मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं उसकी नादानी के लिए उसे पहले ही माफ कर चुका हूं। वो गलत नहीं थी, बस गलत लोगों की बातों में आ गई थी। मिस्टर कपूर कुशा के देख मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम बहुत स्ट्रांग हो अपने भाई को तरह। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मैं अपने पापा की तरह हूं। भाई तो मुझ पर गए हैं। कुशा की बातों को सुन मिस्टर कपूर मुस्कुरा देते हैं। वही समर कुशाग्र को देखते हुए बोला, अब मुझे चलना चाहिए। बहुत कुछ संभलना है और रिपोर्ट भी बनानी होगी। तुम्हारे साथ काम करके मजा आया। वैसे तुमने परफेक्ट मर्डर प्लानिंग की थी, ऐसा तो हम भी नहीं सोच सकते थे। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने और सक्षम ने किया। अगर तुम दोनों सही वक्त में वहां नहीं आते तो सब कुछ बिगाड़ सकता था। समर मुस्कुरा देता है और बोला, मैं चलाता हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे, अब तो मिलना होता ही रहेगा। कुशाग्र समर से हाथ मिलाते हुए बोला, ओके फिर मिलते हैं। समर एक नजर सिया को देखता है जो शांत थी। उसकी चुप्पी उसे थोड़ा थोड़ा खल रही थी। समर कुशाग्र को देखते हुए बोला, सिया का ध्यान रखना, ये सब उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। कुशाग्र हाँ में सर हिला देता है और सिया को देखता है जो नजारे नीचे किए हुए बैठी थी। समर वहां से चला जाता है। वही मिस्टर कपूर कुशाग्र को देखते हुए बोले, कुशाग्र अब हमें भी निकलना होगा। आज की मेरी और तानिया की लंदन की टिकट है, इसलिए अब हमें निकलना चाहिए।
कुशाग्र आप थोड़ा रेस्ट कर लेते तो अच्छा होता। मिस्टर कपूर मुस्कुराते हुए बोले, अब रेस्ट अपने घर में करूंगा। बहुत दिन हो गए। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। वही तानिया राधिका जी के पास जाती है और अपने हाथ को जोड़ते हुए बोली, आंटी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपका दिल दुखाया है। राधिका जी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और खड़ी होकर तानिया के सर पर हाथ रखते हुए बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, माफी भी नहीं, पर मां होने के नाते तुम्हें आशीर्वाद देती हो, खुश रहो। तानिया के आंखों में आंसू थे। तानिया सिया की तरफ देखती है और एक कदम आगे बढ़ती है। सिया एक कदम पीछे होते हुए अपना मुंह फेर लेती है। तानिया रुक जाती है। तानिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, सॉरी। कुशाग्र उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं। तानिया एक नजर कुशा को देखती है और बोली, सक्षम का ख्याल रखना। इतना बोल मिस्टर कपूर को देखते हुए बोली, डैड चलाए। मिस्टर कपूर जाने लगते हैं तभी कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, मिस्टर कपूर और तानिया को बाहर तक छोड़कर आओ। सक्षम हमें सर हिला देता है और मिस्टर कपूर को देखते हुए बोला, सर चलिए। तीनों वहां से चले जाते हैं। सिया और राधिका जी समझ पाएंगी कुशाग्र या फिर? सोचिए सोचिए आगे क्या होने वाला है। जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांस से भरपूर होगा। और हाँ दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा।